हाइपोथायराइडिज्म एक समस्या है। आज के टाइम उनका 5.5 था TTSH, जो वर्ल्ड में एक नॉर्मल माना जाता था, उन्होंने घटा के 4.5 कर दिया। आप हाइपोथायराइड में नहीं थे, 4.8 पे आप भी आ गए 4.5 वाले। हम ये जानते हैं आयुर्वेद वाले कि जब तक इनके ही डॉक्टर्स, इनके जो सीनियर डॉक्टर्स थे पहले, जब तक TSH 10 नहीं होता था दवाई नहीं लिखते थे। इंडिया में 50% लोगों को कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन इतनी बड़ी समस्या है, और कॉन्स्टिपेशन की समस्या से ही हाजमा खराब है, क्योंकि जो अपान वायु है उसका क्षेत्र है, वो अपान वायु नीचे से नहीं निकलती। कॉन्स्टिपेशन हो गया, वो अपान वायु ऊपर की तरफ आ रही है। दिन में सोना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। दिव्या सोपन जो है मधुमेह डायबिटीज़ के लिए सबसे मेन है। मोटापा बढ़ता है, शुगर हो जाती है अगर दिन में सोता है कोई भी आदमी सोता है। हाँ, आधे घंटे की नैप ले रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन भाई 3 घंटे सोना है, 4 घंटे सोना है दिन में पूरा, वो बिल्कुल गलत है। उससे पहले तो उसकी ओबेसिटी बढ़ जाएगी, मोटा आदमी और मोटा हो जाएगा, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ है कि उसका खाना पीना जो है अंदर खा रखा है वो सारा इकट्ठा होता रहेगा, उसको फैटी लिवर होएगा, उसको साथ साथ डायबिटीज़ हो जाएगी। आपका एक एक्सपीरियंस कार्डियक हेल्थ में भी है काफ़ी, तो उसमें आप कैसे आए वो आप थोड़ा बताइए ना, कि आपकी वो वाली जर्नी कैसे शुरू हुई और आयुर्वेदा का कार्डियक हेल्थ में क्या रोल है। वैसे इमरजेंसी कार्डियोलॉजी में भी काम करते हैं कुछ? हाँ, बिल्कुल। तो इमरजेंसी कार्डियोलॉजी कैसे काम करती है? देखिए, इमरजेंसी कार्डियोलॉजी में ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, हार्ट अटैक के बाद हो गया, तो उसमें हेल्प कर सकता है। इमरजेंसी कार्डियोलॉजी में आयुर्वेदा हेल्प करता है। गुड आफ्टरनून डॉक्टर विनोद, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेलकम टू वैदिक रूट्स पॉडकास्ट। थैंक यू ऑल्सो। आपको कितना, आई थिंक इट्स बीन मोर देन 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस? मेरे को 29 ईयर्स हो गया। 29 इयर्स? या तो ओवरऑल आई थिंक एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने ज़िंदगी पूरी आयुर्वेदा में निकाल दी है। हाँ, ज़िंदगी पूरी, मतलब डॉक्टर्स के हिसाब से जो है ना, उसकी पढ़ाई, उसमें काम, रिसर्च, और अब ज़्यादा आयुर्वेदा पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइम में, उस टाइम 96 में आयुर्वेदा इतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा। आयुर्वेदा के ऊपर लोग इतना ध्यान भी नहीं देते थे, डॉक्टर्स भी इतने इंडल्ज नहीं थे आयुर्वेदा में। लेकिन वो भी एक अच्छा पार्ट रहा, क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि एलोपैथी साइंस बहुत अच्छी साइंस है। एलोपैथी साइंस ने बहुत सिखाते बहुत हैं वो लोग। उनकी बुक्स, उनके जो उनके टीचर्स हैं वो काफ़ी कुछ अच्छा सिखाते हैं, काफ़ी ओपन है एलोपैथी, काफ़ी ओपन बुक है। आयुर्वेदा में यही प्रॉब्लम्स रही हैं कि आयुर्वेदा में कोई आपको ना खुद ही संघर्ष करके सीखना पड़ता है। कोई पहले के टाइम के वैद्य लोग भी ना इतना कुछ सिखाते नहीं थे। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो संहिताएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, ये सारी बुक्स हमारी, ये सारी संहिताएं इतनी अच्छी हैं कि इनको ही अगर हम ध्यान देना तो बहुत कुछ हो सकता है। आज सारी रिसर्च इनमें भरी पड़ी है। अच्छा। हमें रिसर्च नहीं करनी है, हमें सिर्फ उसको देखना है, निकालना है, समझना है, वो चीज़ें इकट्ठी करनी है, वो द्रव्य इकट्ठे करने हैं, वो मेडिसिन इकट्ठी करनी है और लोगों को देनी है। पिछले 15 साल से मैं ज़्यादा इसी पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो इस आप बोल रहे हो कि ये सारे चीज़ें हमारी पहले से ही चलती आ रही हैं, उसी को रेफरेंस लेकर आज भी हम उसी। मैं ये मानता हूँ कि ये जो चरक और सुश्रुत है, ये कोई आदमी नहीं थे, ये देवर गॉड, और एक्चुअली देवर गॉड। आयुर्वेद का ज्ञान कहाँ से आया? ब्रह्मा ने ज्ञान दिया, अश्विनी को मार्स को दिया। ये सब एक्चुअली देवता थे, ये सब देव थे। इन्होंने मानवता की भलाई के लिए वहीं से ज्ञान को बांटा है, ताकि जो लोग जो उस टाइम बीमार रहते थे उनको आयुर्वेद का ज्ञान जो उनको मिलेगा आगे पीढ़ी दर पीढ़ी, अश्विनी कुमारों से और आगे मिला। तो ऐसे जो है ना, ये चरक तक गया। चरक एक सिंगल एंटिटी नहीं लगती, क्योंकि चरक ने इतना काम किया है, इतनी बड़े ग्रंथ लिखे हैं। उसके बाद चरक की जो रिसर्च है वो ऐसा नहीं लगता कि एक आदमी की रिसर्च हो। वो चरक मीन्स, चरक का मतलब ये भी था कि जो घूमते थे, उन्होंने बहुत प्रांतों पूरे मतलब उनको पूरा इंडिया, पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इन सब का पूरा ज्ञान था। वर्णन आता है चरक संहिता में। और सारी जड़ी बूटियाँ, हिमालयन रेंज पूरी उनको पता थी। तो उन्होंने सारी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की, सब किया। उसके बाद उसको उन्होंने बताया। एक आम आदमी के अच्छाई के लिए उन्होंने अपनी दवाइयाँ लिखी। वो दवाइयाँ आज बिल्कुल फिट है। अब वो टाइम आगे और भी आ रहा है कि वो दवाइयों को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए, उन पे काम किया जाए, और लोगों की मानवता की भलाई के लिए उसको यूज़ किया जाए, और यूज़ हो रहा है। क्योंकि हमें ये नहीं कहना कि हमें और रिसर्च करनी है, खाली हमें रिसर्च इतनी करनी है कि वो दवाइयाँ तैयार करनी है, उनको प्रैक्टिकली देखना है कि कितना काम वो कर पा रही है। बहुत अच्छा है। ज़्यादातर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स फिर इसी का ही रेफरेंस लेकर आगे जो इसका रेफरेंस लेते हैं, जो पढ़ते हैं इनको संहिताओं को, इनमें से जो औषधियाँ ढूंढते हैं, निकालते हैं, वो फिट बैठती हैं।
अच्छा। बाकी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। अब जो चरक जी ने किया उन्होंने कहा भी तुम भी कुछ करो भाई, खाली मेरे कहने से बात नहीं बनेगी, आप भी रिसर्च करो उसमें और चेंज भी कर सकते हो। तो हम सब लोग जो वैद्य लोग हैं अच्छे अच्छे, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, अच्छा ज्ञान किया है, वो चेंज करके उसमें अपनी दवाइयों को और मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई मीन्स बताता हूँ कैसे। जैसे उस टाइम में चूर्ण था, उस टाइम में जो है ना आसोवरिश थे ज़्यादा, आज के टाइम के लोग इन सबको लेना पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है काढ़ों में, क्योंकि आज का आदमी को आप दे दो एक बार, आजकल बोतल के कषाय भी आ गए हैं। बोतल कषाय में दिक्कत है, थोड़ा प्रिजर्वेटिव भी ज़्यादा होता है, और कषाय जो हैं, काढ़े जो हैं, पीना वाकई भी दिक्कत है, क्योंकि औषधियाँ बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट हैं, कड़वी हैं, अच्छी बहुत हैं। कषाय जितना अच्छा काम करेगा उतनी उसकी गोली नहीं काम करेगी उतना अच्छा। लेकिन क्या करें, जब पेशेंट दवाई अगर ले जाके घर पे रख दे और ना ले, तो उसमें किसकी बदनामी है? वैद्य की, आयुर्वेद की। क्योंकि कहेगा आयुर्वेद तो काम का ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अरे भैया दवाई तो तूने पी नहीं, उठाकर तूने शीशी रख दी घर पे जाके। लेकिन उसका भी हल फिर हमने निकाला है। अच्छा। क्योंकि हम समझते हैं बात को। आज का मानव ऐसा है, आज का बंदा ऐसा है, उसकी जीभ की लोलुपता इतनी है कि उसको टेस्ट फ्री है बस। उसको शाम को जलेबी खानी है, उसको अगर पास्ता पिज्जा खाना है तो वो खाना ही खाना है, चाहे उसको कितनी बड़ी बीमारी हो। कहेगा मर जाएंगे लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे। इतनी बात तक पेशेंट आज बोलता है। पेशेंट को नहीं है, समझ नहीं है ना उसको। आज के ज़माने में ये अभी भाई एक ही ज़िंदगी मिली है, उसकी सोच है इसको अपना मौज मस्ती में उड़ाओ। वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे दवाइयों को हमने उसको घनवटियों में डाला है। घनवटियाँ बनती हैं उन्हीं काढ़ों को और ड्राई करके, और थोड़ा सा ड्राई करके हीट देके उसको इस लेवल पे ले आते हैं कि वो उसकी घनवटी बन जाती है। काम वही करता है, जब उसको पानी के साथ दूध के साथ दिया जाएगा तो अंदर जाके वो डिजोल्व होके वो काढ़ा ही बन जाएगी, वो अंदर काढ़ा बन जाएगी। लेकिन जीभ पे से एज ए प्रीमिक्स जैसा हो गया कुछ, एज ए टेबलेट जाएगी वो। समझ गया। तो वो खाना इजी हो गया है लोगों के लिए। अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, और अभी जो गवर्नमेंट है वो बड़ा ध्यान दे रही है आयुर्वेदा पे। तो ये भी अच्छा हो रहा है कि आयुर्वेदा की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई है काफ़ी। अभी साउथ की कंपनियां भी, पहले साउथ में थी वो नॉर्थ में नहीं आती थी, 15 साल से वो नॉर्थ में भी आ गई हैं और उनकी मेडिसिन अच्छी हैं। नॉर्थ की कंपनियां भी बहुत उनसे कंपटीशन करके अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ एक और आ गई है कि आयुर्वेदा में जो घृत फॉर्मुलेशंस थी, जो सबसे अच्छी फॉर्मुलेशन मानी जाती है, उनके भी कैप्सूल्स आ गए हैं। अच्छा। सभी घृत के कैप्सूल्स बन रहे हैं। हाँ इफेक्टिव है, अच्छी मात्रा में है। तो उनकी डोज अगर अच्छी दी जाए तो वो अंदर जाके तो वो तो बरस्ट होके उतना घी का काम करती है। अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। अच्छा। ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये बड़ा इजी हो गया है कि आयुर्वेदा अब मतलब एक मॉडर्न फॉर्म में आ गया है। अब ये नहीं पता लगता ये दवाई एलोपैथी है कि आयुर्वेदिक है, इतना वो आ गया, अच्छा आ गया। आजकल ये काढ़ा जो आता है वो बॉटल्स में पहले से बने बने भी आने लग गए हैं कुछ। हाँ वो भी आ गए हैं। कुछ चीज़ों में तो लोग ले लेते हैं, कुछ लोग उसको नहीं लेते। फायदा देती है लेकिन वो सारी हाँ वो फायदा है, उसका फायदा है। लेकिन काढ़े का जो फॉर्म है ना, एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्म वही अच्छा होता है जो आप खुद उबाल के खुद हाँ बनाए। वो पेशेंट पीता नहीं है फिर। अच्छा। उसकी जगह बताया मैंने कि अब घनवटियाँ आ गई हैं, और घनवटियाँ काफ़ी अच्छी हैं। उतनी उसका रिजल्ट भी अच्छा है। अच्छा। मतलब काढ़े का रिजल्ट दे देती है वो, क्योंकि वो घन हो गई, अंदर जाके वो काढ़ा बन जाएगा। वो बाहर काढ़ा नहीं पीना पड़ेगा फिर, ये फ़ायदा है आजकल। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपके हिसाब से क्या वजह क्या है इनकी बढ़ने की? क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? जैसे आप स्पेसिफिकली आप बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखते हैं, आप कार्डियोलॉजी में, जो कि आयुर्वेदा में बहुत ही मतलब एक नई चीज़ है सुनने को, मैंने कभी इससे पहले शायद सुना नहीं है। तो ये सब काम कैसे करती है और इन सब का ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब आयुर्वेदा में कब से चली आ रही हैं सारी चीज़ें? देखिए 4000 साल पहले जो ये आयुर्वेदा का समझा, अथर्ववेद से आयुर्वेदा का और ओरिजिन हुआ था। तो उस टाइम से आप समझिए कि चरक संहिता में भी और इसमें भी कार्डियोलॉजी का एक अलग चैप्टर है। उस टाइम से कार्डियोलॉजी अच्छा। बहुत थी। तो ऐसा नहीं है कि हार्ट की डिजीज़ उस टाइम नहीं थी। उस टाइम हार्ट की डिजीज़ थी, और उनका इतना अच्छा वो था कि सिर्फ मेडिसिन से ही वो ठीक कर लेते थे। कारण ये कि वो क्या है कि आयुर्वेदा में उस टाइम जो ऋषि मुनि थे वो मतलब बहुत ही दिव्य थे। उनकी औषधियाँ दिव्य थी। उनको कोई स्कैन नहीं करना पड़ता था। उनकी आइज़ में इतना स्कैन लगा हुआ था कि वो सब कुछ बाहर से ही पता लगा लेते थे। दूसरी चीज़, नाड़ी ज्ञान बहुत अच्छा होता था आयुर्वेद का। आज भी हम लोग नाड़ी से पता लगाते हैं, अभी भी काफ़ी कुछ पता लगता है। दोबारा से नाड़ी ज्ञान पे काम स्टार्ट हुआ है। अच्छा। उसको रिजुमिनेट किया है कुछ डॉक्टर्स ने, और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। कुछ पुराने वैद्य आज भी अपनी नाड़ी ज्ञान से ही पूरा डायग्नोज कर लेते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जहाँ तक बात आ गई कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, मेटाबॉलिक सिंड्रोम अभी जो टाइम आ रहा है उसके अंदर इतना ज़्यादा हो गया है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम है क्या? पहली बात तो ये डिस्कस करें। आज का जो मानव, आज का जो आप समझें कि एक जॉब कर रहा है बंदा, जो NCR गुड़गांव में लगा लो, वैसे तो इंडिया में सब जगह एक सा ही हो गया, बेंगलोर में भी लोग जॉब कर रहे हैं, तो 12-12 घंटे की सिटिंग हो गई है। बिल्कुल।
सबसे बड़ी सिटिंग ये है। दूसरा, उसका कोई खाने का टाइम नहीं है। तीसरा, उसका खाने का जो बाहर का फूड आ रहा है, जंक फूड, जो उसको स्वाद आ गया बाहर के जंक फूड का, उसको घर का फूड अच्छा नहीं लगता। आज आप किसी घर में पूछें कि घिया तोरी पैठा आप खाते हो, या वैद्य कभी लिख के देता है ये परहेज है, तो वो परहेज नहीं कर सकता आदमी। वो परहेज नहीं कर सकता तो दवाई भी उतना नहीं काम करती। अब वहाँ पर वही दिक्कत है, वो इतना जंक फूड खा रहा है कि उस जंक फूड से और सबसे ओबेसिटी हो रही है, बैठने से ओबेसिटी हो रही है, सब कफ मेदेज व्याधियाँ हैं। कफ और मेदेज का मतलब है कि बैठे रहेंगे से खाते रहो तो वो इकट्ठा हो जाएगा। आज के युग में ना हमारी व्याधियाँ दो तरह की होती थी, संतर्पण जन्य और अपतर्पण जन्य। संतर्पण मैंने आपका तर्पण ही होता जा रहा है, मतलब आप खाते ही जा रहे हो बैठ के। अपतर्पण मतलब फिजिकल वर्क करना, जैसे आज भी गांव के लोग बहुत मेहनत करते हैं तो पसीना आ जाता है, तो वो अपतर्पण भी हो जाता है, उनको खाने को इतना नहीं मिलता। आज कहीं भी इंडिया में कमी नहीं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कम खाते हैं, बहुत डाइटिंग पे रहते हैं, वो अपतर्पण में उसको माना जाता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हो गए या कैंसर के पेशेंट हो गए, वो सारे अपतर्पण में चले जाते हैं। उनको संतर्पण की चिकित्सा देनी पड़ती है, उनको घी देना पड़ता है, उनको अच्छा फूड देना पड़ता है। अब संतर्पण क्या है? संतर्पण ये है कि हम बैठ के अपना मंगाए जा रहे हैं, जंक फूड खाए जा रहे हैं। हमारी बॉडी में ना एक सिस्टम है, हमारी अग्नि, पहली चीज़ है अग्नि। हर वैद्य को, हर डॉक्टर को, एक लेमैन को भी सोचना चाहिए। अगर वो अपनी अग्नि का ध्यान कर लेगा तो उसकी बीमारियां वहीं के वहीं कंट्रोल हो जाएंगी, बीमार नहीं होगा कभी। अग्नि स्ट्रांग रहेगी। आप देखेंगे बहुत यंग बच्चे हैं, सब कुछ खा जाते हैं और सब कुछ हजम हो जाता है। कई लोग कहते हैं यार इसको तो कुछ नहीं होता भाई, मुझे हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि आपकी अग्नि ठीक नहीं है। अग्नि ठीक नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाती है, क्योंकि रस रक्त मांस में रस्ती मज्जा शुक्र, लास्ट में जाके ओज बनता है। सबका सार ओज है। ओज मतलब आपका एक तरह से एक सुपर नेचुरल चीज़ है। ओज वो सुपर नेचुरल चीज़ है जो बॉडी को जिंदा रखती है, वो आपकी इम्यूनिटी है। आपकी इम्यूनिटी कब बनेगी? जब आपका रस ठीक बनेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है, हम सारा दिन जंक खाएंगे, सारा दिन बैठे रहेंगे, तो जो हमने बात की मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, वो क्या है? वो ये है, उसमें ओबेसिटी है, डिसलिपिडीमिया, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लोगों के, ट्राइग्लिसराइड लोगों के बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पेशेंट आते हैं 800 ट्राइग्लिसराइड, 1000 ट्राइग्लिसराइड लेके आते हैं। नॉर्मल वैल्यूज नियर टू 200 से कम होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए, लेकिन देखिए कहाँ जा रहा है। फिर साथ में उनको डायबिटीज शुरू हो गई है। प्री डायबिटीज तो आधा NCR हो चुका है। 50% लोग यहाँ प्री डायबिटिक हैं इस टाइम, क्योंकि उनका वही है, उनका ओबेसिटी, उनका डिसलिपिडीमिया, तीसरा उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग गया, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। रात को सोते सोते भी नींद में वो बातें करते रहते हैं। आज के आदमी का रात को नींद नहीं आती उसको, वो इतना वातेज उसके गुण बढ़ गए हैं कि 2-2 बजे तक वो सोता है। तो वायु तो वैसे ही टॉप पे चल रहा होता है। फिर खाना पीना खुश्क खाता है, ड्राई फूड खा रहा है, सब ड्राई चीज़ें खाया जा रहा है। कभी भी मतलब अच्छी तरी वाली घी वाली सब्जी खाना हो तो उसको अच्छा पसंद नहीं है। उसको वो पसंद है जो बिल्कुल मतलब स्पाइसी, और ज़्यादा स्पाइसी खाने से भी तो वात बढ़ेगा ना, पित्त भी बढ़ जाएगा साथ में। तो वात और पित्त मिलके शरीर के अंदर और ब्रेन के अंदर ऐसे गुण पैदा करते हैं कि वो तमोगुण में चला जाता है। तो हर आदमी तामसिक हुआ पड़ा है इस टाइम। और ऊपर से रात को थोड़ा सा पैग भी लगाया जाता है, जो NCR में कल्चर है, पार्टी कल्चर, तो पैग लगने के बाद और तामसिक हो जाता है। तो आप ये समझिए कि बॉडी का क्या कसूर है? बॉडी में तो ओबेसिटी तुम्हारे बैठने से हो गई, डिसलिपिडीमिया बाहर के खाने से हो गया, आपका ब्लड प्रेशर स्ट्रेस से हो गया, क्योंकि बॉस ने हर टाइम टाइट रखना है, ये टारगेट है, टारगेट पूरे करने हैं। उसके बाद आपका ये जो सिस्टम आ जाता है डायबिटीज़ का। फिर डायबिटीज़ सबसे बड़ी समस्या है, डायबिटीज़ हो ही गई है। अब ये 4-5 चीज़ें मिल जाती हैं जब, तो ये मिल करके साथ में थायराइड को भी अपने पास ले लेती हैं। वो भी इनकी बहन समझो कि हाइपोथायराइडिज्म क्या चीज़ है। हाइपोथायराइडिज्म भी इन्हीं का पार्ट है। जब आपका मेद बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, वात पित्त बढ़ जाएंगे, तो सारी बीमारियां कुछ सिंगल पे नहीं बढ़ती। अब लोगों को त्रिदोषित बीमारियां होने लग गई हैं। अब वात की बीमारी मानो वात है, नहीं, आज के दिन मैं मानता हूँ 28 साल की प्रैक्टिस में मैंने पिछले 18 साल, 15 साल, 10 साल में और नियर में ये देखता जा रहा हूँ कि बीमारियाँ कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। सिंगल डिजीज नहीं रह गई। अब 5-5, 6-6 बीमारी एक आदमी में इकट्ठी आती हैं, और लोगों के बॉक्स बन गए दवाइयों के। सुबह उठते ही हाइपोथायराइडिज्म की दवाई, अल्ट्रोक्सिन है, ये BP की गोली, ये गोली, ये कोलेस्ट्रॉल की गोली, ये मतलब 10 गोलियाँ रोज़ सुबह उठ के खाता है पेशेंट। और अगले साल जब वेस्टर्न साइंस में फिर पहुँचता है, डॉक्टर कहता है 12 गोली हो जाएंगी आपकी, फिर 15 गोली हो जाती है। अच्छा, वो गोलियां अंदर जाकर के इतने साइड इफेक्ट करती हैं कि वो जो बीमारी है उसको तो कभी ठीक नहीं करती है। किसी भी पेशेंट का उठा के देख लो रिकॉर्ड, ना उसका पूरी तरह थायराइड ठीक हुआ, कभी क्योर नहीं होता, वो चलता ही रहता है।
आपकी शुगर कभी क्योर नहीं होती। डॉक्टर 20 बातें बता देता है, ये परहेज करने हैं, सैर करनी है। अरे भाई वो परहेज कर लेगा, सैर कर लेगा तो तुम्हारे पास क्या करने आएगा? वो आएगा ही नहीं, वो वैसे ना ठीक हो जाएगा। ये बात की समझ एक आम आदमी को अपने लिए भी करनी पड़ेगी कि उसको डब्बा बड़ा करना है, दवाइयाँ खाते जाना है, या विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी वो ठीक हो सकता है। योगा से वो ठीक हो सकता है। आयुर्वेदा इतनी हेल्प करता है कि आज आयुर्वेदा से लगभग सभी ऐसी बीमारियां, मेटाबॉलिक सिंड्रोम या अन्य जितनी बीमारियां हैं, वो टाइम पे वहीं के वहीं कॉम्प्लिकेट होने से पहले ही कंट्रोल हो सकती हैं। एलोपैथी में तो आई थिंक सोल्यूशन नहीं है इसका। देखिए वेस्टर्न साइड में क्या प्रॉब्लम है, वेस्टर्न साइड में देखो मैं एक कमाल की बात बताता हूँ। हाइपोथायराइडिज्म एक समस्या है। आज के टाइम उनका 5.5 था TTSH, जो वर्ल्ड में एक नॉर्मल माना जाता था, उन्होंने घटा के 4.5 कर दिया। अच्छा, ऑटोमेटिक पैरामीटर ही कम कर दिया। उसमें कम से कम मतलब 10 करोड़ लोग और ऐड हो गए। आप हाइपोथायराइडिज्म में नहीं थे, 4.8 पे आप भी आ गए 4.5 वाले। समझ गया। तो ये चीज़ क्या है? ये कोई चीज़ थोड़ा है। हम ये जानते हैं आयुर्वेद वाले कि जब तक इनके ही डॉक्टर्स, इनके जो सीनियर डॉक्टर्स थे पहले, जब तक TSH 10 नहीं होता था दवाई नहीं लिखते थे। आज आपने अगर किसी को 4.5 में, 4.8 में, 5 पे अल्ट्रोक्सिन स्टार्ट कर दी हाइपोथायराइड, तो वो सारी उम्र के लिए स्टार्ट हो गई, वो हटती नहीं है। जबकि पेशेंट का दोबारा टेस्ट कराने पे 7.5 आ जाता है TSH। मतलब आप बोल रहे हो कि वैसे वो ठीक था, तो क्योंकि पैरामीटर पैरामीटर्स कम चेंज हो गए, तो उसकी वजह से वो थायराइड का पेशेंट बन गया। पेशेंट को इतना डर है ना भाई, मेरे को हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, वो डरता डरता जब जाता है, डॉक्टर समझ जाता है भाई इसको तो दवाई देनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ ठीक है ना। अब वो दवाई देनी पड़ेगी मतलब नहीं वो सारी उम्र के लिए दवाई चली गई। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ 10 तक का पेशेंट को तो हम दवाई देते ही नहीं। देखिए मोटी बात समझिए, 3 फैक्टर हैं, T3, T4, TSH। आप टेस्ट करवाते हैं तो TSH आपका थोड़ा सा अल्टर्ड आ रहा है, ठीक है भाई आपकी नई रिपोर्ट के हिसाब से भी 4.8 की जगह वो 5.5 आ गया, जो पहले 5.5 नॉर्मल था। ठीक है। अब वो 5.5 में आप उसको एल्ट्रोक्सिन दे देते हो, रिप्लेस करते हो, जबकि एल्ट्रोक्सिन क्या चीज़ है? T3, T4 को रिप्लेस करती है। T3, T4 तो आपका पहले से ही नॉर्मल आ रहा है, आपकी रिपोर्ट में ही नॉर्मल है T3, T4, TSH बढ़ा हुआ है। हम क्या मानते हैं TSH ब्रेन से है, TSH तो बनता भी तो पिट्यूटरी में ही है ना जी, तो ब्रेन को ठीक करो ना, पेशेंट को जो रिलैक्स कराओ। पेशेंट इतना स्ट्रेस में है। हाइपोथायराइडिज्म क्यों होता है? हाइपोथायराइडिज्म मेद कफज व्याधि है, जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ। बैठ के जंक खाते रहो, काम नहीं करो, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते लोग। सुबह अगर आप 9:30 बजे उठकर 4 गिलास पानी पी लेते हो तो बड़ा अपने आप को वो मानते हैं कि अब तो मैंने बड़ा अच्छा कर दिया जी, मैंने आयुर्वेद को मान लिया, भाई जल पीना है सुबह उठ के, आयुर्वेद में लिखा है, लेकिन टाइम नहीं पता उसको। अब चीज़ क्या है कि जो हाइपोथायराइडिज्म हुआ वो तो सिंपली आपका मेटाबॉलिक है। आप अगर सुबह उठ करके अपने आप को चेंज करो, 2 महीने अपनी डाइट प्लान बदल दो, सैर करो, रात को टाइम पे सो, तो आपको अगली बार रिपोर्ट कराओगे तो वो आपका 3.5 आएगा। और आपको अगर वो दवाई शुरू हो गई थी जिसके लिए आपको आप एलिजिबल ही नहीं थे, आपको दवाई क्या दे रहे हैं? जो एल्ट्रोक्सिन है दैट इज T3, T4, वो T4 है। T4 तो पहले ठीक है आपका, फिर आप T4 खा के और आपको शरीर को तो आदत पड़ जाएगी। हमारा थायराइड बोलेगा भाई बनी बनाई आ रही है, मैं क्यों बनाऊँ, मैं बनाना बंद कर देता हूँ, उस लिटरली बंद कर देता है। आप T4 खा करके भी जा रहे हैं तो भी रिपोर्ट आपकी उतनी की उतनी आ रही है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने देखी हैं। जबकि हमने उन पेशेंट्स को जिनका 10 से कम रहा है, कभी दवाई नहीं दी, विद इन 2 मंथ्स, यानी कि कम से कम 6 वीक्स तो वो लेता ही लेता है, विद इन 2 मंथ्स उस पेशेंट का अगली बार रिपोर्ट ठीक आ जाता है। अच्छा, मेरी फैमिली में कम से कम 7 लोगों के साथ ऐसा हुआ है। उनको थायराइड था? उनको सबको 7.5 आया। मैंने दवाई नहीं दी, उनको बोला भैया आप सैर करो, सुबह अपना डाइट चार्ट बना के दिया, डाइट बदलो, अपने डाइट में से कफज आहार विहार मिटा दो, क्योंकि ये स्थान ये वायु का, ये मतलब उदान वायु का स्थान है। उदान वायु के साथ आपने कफ को बढ़ा दिया, मेद को बढ़ा दिया, आपने खूब चीज़ें ऐसी खाई, मलाई वाली, मक्खन वाली, घी वाली, और ऊपर से ब्रेड खाते हैं लोग बहुत ज़्यादा, तो मैदे की ब्रेड खाई आपने, उसके बाद आपने बाहर खाना खाया बहुत बार। ये सब चीज़ें करते करते और फिर 12 घंटे की आपकी सिटिंग है, रात को भी आप 2 बजे तक फ़ोन पे बैठे रहते हो, तो वो सब चीज़ें मिल करके आपके शरीर में मेद को इतना इंक्रीज कर देती हैं कि मेद की जो ग्रंथि है वो अल्टर हो जाती है, वो काम ही नहीं करती है। आप सुबह उठ के सैर कर रहे हो, आप पसीना बहा रहे हो, आप थोड़ा गर्म पानी पी रहे हो, आप भ्रामरी प्राणायाम करने लग जाओगे, तो आपका थायराइड 1-1.5 महीने के बाद सब सेट कर देगा। यानी कि आधे इंडिया को थायराइड की दवाई की जरूरत नहीं है। थायराइड की एक बार दवाई शुरू हो जाती है तो पक्का पेशेंट बन जाता है थायराइड का। आज के टाइम में यही सब चीज़ थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो रही है। इन चीज़ों पे हम बड़ा ध्यान दे रहे हैं
आपने प्रैक्टिकली ऐसे मतलब क्या केसेस देखे हैं? मैंने प्रैक्टिकली 100 पेशेंट, मतलब 100 में से 80 पेशेंट को ऐसे ठीक कर दिया। हमारे यहाँ एक अच्छा। बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ है, जल की चीज़ें, कमल के जो पार्ट्स हैं, इसमें आप समझते हैं एक भे होता है, एक सिंघाड़ा होता है। हम पेशेंट को ये वाली डाइट एडवाइस करते हैं, सिंघाड़ा खाने को बोलते हैं। सिंघाड़े का मौसम सारा साल नहीं होता, तो सिंघाड़े का आटा मिल जाता है। ठीक है। सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़े का फ्रूट, कमल के पार्ट्स में भे आता है, भे आटा मिलता है, सब्जी बनती है भे की। दैट इज़ वेरी गुड फॉर ब्रेन आल्सो एंड बोन्स आल्सो, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बोन मैरो की तरह है। उसमें लंबा होता है, उसमें सुराख होते समझ हैं, गया। तो बोन मैरो की स्ट्रक्चर सेम होती है। परमात्मा ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हैं कि वो बाहर से अखरोट। देख के ही, हाँ अखरोट है, राजमा है किडनी के लिए, तो वो सब चीज़ें का इंडिकेशन है बाहर से, उसको समझना पड़ेगा। अब जो चीज़ आई कि भाई आप जब डाइट से चेंज करके चलने लगे, हमारे सब पेशेंट ने 2 महीने अपने आप को चेंज करा, बहुत ज़्यादा बाहर का जंक बंद करके और नॉर्मल डाइट पे आ गए, और वो सब पेशेंट आज बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और आज 2-3 साल के बाद भी कभी उनका TSH बढ़ा ही नहीं। अच्छा। और स्ट्रेस के लिए भी हम हर पेशेंट को, स्ट्रेस का तो देखो आज हर किसी को है। पहले वर्ड यूज होता था ये वाला साइकोसोमेटिक वाला, आज साइकोसोमेटिक यूज़ नहीं होता, क्योंकि सब साइकोसोमेटिक हैं ही, उसको कहने की बात ही नहीं है। इवन मॉडर्न साइंस के जो डॉक्टर्स हैं, हर किसी को एक प्रोथाइडिन, एक उसको आप समझो कि पहले एल्प्रेक्स बहुत यूज होती रहती, फिर जो एटिजोला वगैरह आ गई, हर किसी को वो प्रिस्क्राइब भी करते हैं ताकि वो रात को आराम से नींद करे। हमारे यहाँ बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, आयुर्वेद में नींद की दवाई देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ब्रह्मी है, जटामासी है, अश्वगंधा है, हमारे पास तो खजाना भरा पड़ा है, खजाना कि हम अगर चाहें तो हर पेशेंट को, वो मेरी प्रैक्टिस में मैं हर पेशेंट को एक ब्रेन टॉनिक ऐड करता हूँ, उसको मैं ब्रेन टॉनिक बोलूँगा। वो ब्रेन टॉनिक इतना अच्छा काम करता है कि अगर पेशेंट खाली अश्वगंधा भी रात को लेने लग जाए ना, तो उसकी नींद इतनी अच्छी हो जाएगी, वो रिलैक्स रहता है। मतलब वो हमारी दवाइयाँ रिलैक्स करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए अब आज नींद की दवाई 0.25 खाओ, फिर कल को 0.5, फिर 1 mg पे आ जाओगे, तो उसका कोई अंत नहीं है, वो तो फिर आदमी की तबीयत बिगड़ती जाती है। तो इस तरह से आयुर्वेद बहुत हेल्प करता है। हाइपोथायराइडिज्म ठीक हो गया पेशेंट का, इधर से डिसलिपिडीमिया में उसको डाइट पे डालो। अब आप देखिए पेशेंट्स के कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कभी ठीक ही नहीं हो रहे, वो 3 महीने दवाई खाते हैं, स्टेटिन्स खाते हैं, आराम आ जाता है। मैं मानता हूँ स्टेटिन्स कम करेंगे, लेकिन स्टेटिन्स के अपने साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। स्टेटिन्स वो खाता है 3 महीने, फिर 1-2 महीने बाद टेस्ट कराता है, फिर उसका शूटअप कर जाता है। अब उसको ये बात समझ नहीं आती, भाई जाता है अपने डॉक्टर के पास, कितने दिन खानी पड़ेगी, डॉक्टर को भी नहीं पता भी कितने दिन खानी पड़ेगी, क्योंकि उनके साथ भी ये सब हो रहा है, नया नया हो रहा है। भाई दवाइयाँ खाते जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं खाते जा रहे तो मुश्किल आ रही है। इसका जवाब आयुर्वेद के पास है। ये कहाँ पे हुआ, ये क्यों होता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कहाँ से आता है बॉडी में? भाई लोगों का आपने परहेज लिख दिया, घी नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना, उसके बाद भी 800 ट्राइग्लिसराइड आ रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि खाना ही नहीं हजम हो रहा, खाना हजम ही नहीं करते लोग। आपने अभी कुछ खाया, थोड़ी देर बाद ऑर्डर मार लिया, यार ये और लिया, 2 टिक्की मंगा ली, थोड़ी देर बाद नान मंगा लिया, मतलब आपका नाश्ता हुआ नहीं था, आपका लंच का प्रोग्राम पहले आ गया। हम टाइम टेबल पे मतलब खाना ऐसे खाते हैं, भाई 12-1 बजने वाले हैं, लंच का टाइम हो जाए, हम टाइम देख के खाना खाते हैं, हम पेट देख के खाना नहीं खाते, हम अपनी अग्नि के अनुसार खाना नहीं खाते। हमारे को भूख नहीं लगती तो भी हम खाए रखते हैं। अभी हमने खा के हटे, कोई दोस्त आ गया, ये मंगा ले यार, चल यार इसके साथ भी खा लेंगे, तो अध्ययन हो रहा है, विषमोचन हो रहा है, बार बार खाए जा रहे हैं, तो बेचारा हमारा लीवर कहता है भाई मुझे भी थोड़ा टाइम दे दो, बख्श दो। तो एक कंपोनेंट और होता है जो फैटी लीवर है। आज के टाइम में इसी का एक कंपोनेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम का फैटी लीवर भी है। फैटी लीवर होने का कारण यही है, हमारा जो बार बार खाना खाना, अध्ययन होना, पहले का खाना हजम नहीं हुआ। अच्छा, लोग कहते हैं कि गैस है, कोई नहीं पेंटाप्राजोल खा लेंगे, भाई क्या फ़र्क पड़ता है, पेंटाप्राजोल नहीं है तो शाम को एक और खा लेंगे। अब आजकल वो आ गया नया एसोमेप्राजोल आया जी, पिछले 15 साल से वो भी खा रहे हैं। इसका हल तो नहीं है ना कोई, हम पेंटाप्राजोल खा करके अपनी किडनी ख़राब कर रहे हैं। आज के टाइम मतलब मैं लीवर और किडनी में स्पेशलिस्ट हूँ, काम कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, तो मैंने देखा है कि लोगों की बीमारियाँ नहीं थी, लोगों ने दवाइयाँ खा के अपने आप को किडनी डैमेज कर ली है। हम मानते हैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से किडनी डैमेज होती है। अच्छा, मेनली कारण वही होता है। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ पिछले 8-10 सालों में ये केमिकल्स भी काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाई जा रही हैं, और अभी तक उनके साइड इफ़ेक्ट्स को आप समझे कि कोई भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स को नहीं क्लियर करता। लेकिन अभी भी ये मैं मानता हूँ कि बहुत टाइम से न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है कि पेंटाप्राजोल वगैरह से किडनी डिजीज होती है, किडनी फेलियर होता है, इन पे बैन किया गया है। तो चलो ठीक है, वो तो गवर्नमेंट को देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, पर लेकिन लोगों की एक आम आदत हो गई है रोज़ के 2-4 कैप्सूल पेंटाप्राजोल के खाने की,
और ये सब खाने की, वो मैं लोगों से ये कहूँगा कि वो नुकसान करते हैं। उसकी हमारी बजाय, हाँ, उसकी बजाय आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। आंवला खाइए आप, आंवला बहुत अच्छा है एसिडिटी के लिए, बिल्कुल आंवला इतना अच्छा है कि एसिडिटी होने नहीं देता। मुरब्बे आते हैं आंवले के आयुर्वेद में बहुत सालों से, तो वो बहुत अच्छे हैं। और हमारा लेकिन आयुर्वेदा की तरफ से इसमें क्या अप्रोच रहती है, स्पेसिफिकली किडनी की अगर बात करें तो? हाँ, अब आयुर्वेदा के में देखिए क्या है, किडनी के समस्या क्या है, किडनी ब्लड प्रेशर आज के टाइम बहुत ज़्यादा लोगों को रहता है और डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो पहली अप्रोच तो वही है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों को एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, आयुर्वेदा में किडनी की एक्चुअल दवाइयाँ हैं, किडनी को रिपेयर करने की, किडनी को रिजुविनेट करने की। अच्छा। एलोपैथी में हमने ये देखा है अभी तक कोई दवाई नहीं है, उनके पास तो डायलिसिस ही है अल्टीमेटली, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट है। ठीक है, वो जो कर रहे हैं अपना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम ये मानते हैं आयुर्वेदा में बहुत अच्छे प्लांट्स हैं। एक प्लांट है पुनर्नवा। अच्छा। पुनर्नवा का नाम ही पुनर्नवा है। पुनर्नवा मीन्स रिजुविनेट। पुनर्नवा लीवर के लिए भी बहुत अच्छा प्लांट है और किडनी के लिए भी बहुत अच्छा प्लांट है। पुनर्नवा का हम बहुत यूज़ करते हैं लीवर और किडनी दोनों डिजीज़ में, और एक्सेलेंट रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। हमारे जो पेशेंट जिनका क्रेटिनिन 4, 5, 6 तक होता है, वो सभी पेशेंट रिवर्स हो जाते हैं। अच्छा। स्वेलिंग हट जाती है, हाँ बिल्कुल ईजिली हो जाते हैं। हाँ, लेकिन 6 के बाद, 5 के बाद जो क्रेटिनिन चला जाता है वो फिर कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मतलब उनका बहुत कुछ डिटेल करना पड़ता है, डाइट का भी ध्यान करना पड़ता है, पोटाशियम का भी ध्यान करना पड़ता है। वो सब चीज़ें एक ज़्यादा वो एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं। वो पेशेंट यापे हैं, वो पूरी तरह ठीक नहीं होते, जिनका क्रेटिनिन 11-12 हो जाता है, वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल नहीं हो पाता। 4-4 मेडिसिन ब्लड प्रेशर की खाते हैं वो, उसके बाद भी नहीं हो पाता। लेकिन वो आयुर्वेदा से इतना हो जाता है कि डायलिसिस हो रहा हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस कम हो जाती है। अब एक पेशेंट का हफ्ते में 4 बार डायलिसिस हो रहा है, तो वो घर कब रहेगा? वो तो हॉस्पिटल में ही रहेगा। 4 दिन तो पूरा दिन तो उसको डायलिसिस में लग जाए, 4 दिन घर रहेगा, 3 दिन मतलब 4 दिन हॉस्पिटल रहेगा, तो 3 दिन में क्या कर लेगा वो तो अपनी फाइलें समेटता रह जाएगा, दवाइयाँ समेटता रह जाएगा। इतनी दवाइयाँ हो जाती हैं उसकी, जबकि दवाइयाँ नहीं काम कर रही हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ अच्छी हैं, आपका शुरू से प्रॉब्लम पता लगती है तो आप सीरियसली आयुर्वेदा में जाएं। लेकिन वेस्टर्न डॉक्टर्स उनको मना करते हैं, ये आयुर्वेदिक दवाइयों में मेटल्स हैं, ये हैं, वो मत खाइए आप। ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो मेटल्स की होती हैं वो ऐसे नहीं है कि मेटल को पका के खिला देते हैं। आज के टाइम आईआईटी ने पूरी रिसर्च की है उस पर, आयुर्वेदिक दवाइयों में नैनो पार्टिकल्स हो जाते हैं। नैनो पार्टिकल होने के बाद उनकी एब्जॉर्प्शन होती है और वो नैनो पार्टिकल ऐसा कहीं जाके डैमेज नहीं करते। बस बशर्ते ये कि दवाई अच्छी कंपनी की बनी हुई होनी चाहिए। इसके लिए आपको वैद्य पे विश्वास करना पड़ेगा, उस वैद्य के रिजल्ट्स देखो आप। और ऐसा नहीं है, काफ़ी कुछ अच्छा हो गया। आज आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसे नुकसान नहीं करती। ये मिथ है, और ये हमारे वेस्टर्न वाले डॉक्टर्स को भी अंदर से पता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ कितनी अच्छी हो गई हैं, तो इतना नाम हो गया, पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेदा चल रहा है। इंडिया में क्यों नहीं चल रहा भाई? क्योंकि इंडिया में ना एक वेव सी बना के छोड़ते हैं कि भाई आयुर्वेदा बेकार है, आयुर्वेदा ऐसा है। ऐसा नहीं है। कोविड टाइम में भी लोगों ने देखा आयुर्वेदिक दवाइयों ने काम किया, लोग ठीक हुए, और इतने सारे डॉक्टर्स आयुर्वेद एलोपैथी के आयुर्वेदा को खुद भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आयुर्वेदा एलोपैथी से बहुत ऊपर हो गया। आज एलोपैथिक साइंस ने इतना पैसा खर्च करके सर्जरी में बहुत ज़्यादा वो किया है, और काफ़ी चीज़ों में वो अच्छे हैं। इमरजेंसी में आयुर्वेदा भी आ रहा है। आज आयुर्वेदा में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा। आपके पास आईसीयू में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो कुछ भी नहीं है। एलोपैथी में कुछ भी नहीं है देने को। फ्लूइड लगाएंगे, उसके बाद वो पेशेंट को आप समझिए नॉरएड्रेनालिन की ड्रिप लगाएंगे, तो उसमें क्या है, बहुत बहुत रिस्की है एक पेशेंट को। लेकिन आयुर्वेदा में आज भी सिद्ध मकर ध्वज है। आप जीभ के नीचे एक गोली दे दो, ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है। आप देखेंगे कमाल है, इमरजेंसी आयुर्वेदा बहुत कमाल कर रही है। नाक से ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, सांस की तकलीफ है पेशेंट को। एक आयुर्वेदा में अलग पार्ट भी है जो अब तक काफ़ी हिडन साइंस थी, जिसको विदकर्मा और अग्निकर्मा बोलते हैं। अच्छा। हाँ, आज आप देखिए मेरे पास पेशेंट प्लांटर फेसाइटिस एडी के दर्द से आता है। डॉक्टर कहता है भाई तेरी तो सर्जरी होगी, एक कैल्किनियल स्पर हो जाता है, हड्डी बढ़ जाती है नीचे। प्लांटर फेसाइटिस सोल का पार्ट है, यहाँ हड्डी बढ़ जाती है, पेशेंट पैर भी नहीं रख पाता। और हम आयुर्वेदा में अग्निकर्मा से सिंगल सिटिंग में पेशेंट को ठीक करके भेजते हैं, तो दोबारा जिंदगी में कभी उसको दोबारा दर्द नहीं। क्या बात है। जबकि वो डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो भैया सर्जरी है मेरे पास। ठीक है, उनके पास सर्जरी है और कुछ नहीं था, मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसी चीज़ें लोग समझें कि आयुर्वेदा में बहुत अच्छी साइंस है। आयुर्वेदा में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक विदकर्मा है जो किडनी स्टोन के लिए मैं यूज़ करता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक सिंगल प्रिक में पेशेंट ने फोर्टिविन फेनार्गिन इंजेक्शन लगवा लिया तो भी दर्द कम नहीं होता। वो सिंगल प्रिक एक जगह पे करते हैं हम, वो पॉइंट पे प्रिक करते हैं निडल से, वो दर्द पेशेंट का 3 सेकंड में बंद हो जाता है।
और 3 दिन के अंदर छोटी पत्थरी तो निकल ही जाती है, 6 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर तक की पत्थरी निकल जाती है। अच्छा, हाँ 3 सिटिंग में, 3 मतलब सिटिंग प्रिक कितना करनी पड़ती कितना है। कितना टाइम हो गया इसमें? 3 सिटिंग में कितना, 1 महीने से ऊपर? नहीं 3 सिटिंग मतलब 3 दिन। अच्छा 3 दिन? हाँ 3 सिटिंग मतलब 1 to 3 डेज बस। अच्छा 1 to 3 continuous। डेज में हमने एक जगह पे हाँ। प्रिक किया, जरा सी निडल लगाई है, निडल भी कौन सी, जो इंसुलिन वाली निडल आती है पतली, हाँ। वो दर्द नहीं करती, पेनलेस प्रोसीजर है। हाँ। पेशेंट की स्टोन बाहर आ जाती है, छोटी स्टोन, क्योंकि देखो डायमीटर ऑफ जो आपका यूरेटर है वो खुद ही 5-6 मिलीमीटर का है, हाँ। उससे बड़ी स्टोन तो उसमें सीधी आएगी नहीं। बिल्कुल। उसको तोड़ने के लिए भी जो आयुर्वेदिक की हमारी दवाइयाँ हैं किडनी की, बहुत शानदार हैं, सेफ है बिल्कुल। वो 8-10 दवाइयाँ हमारी हैं, उसमें कुछ जो स्टोन है, एक तरह का पत्थर है जिसको यूज़ करते हैं हम, पत्थर चट भी यूज होता है, हाँ। पाषाण बेद जिसको बोलते हैं, वो पहाड़ वाला आता है, घर वाला पत्थर चटनी काम करता। तो ये कुछ चीज़ें आयुर्वेदा में इतनी अच्छी स्टोन की दवाइयाँ हैं। गाल ब्लैडर स्टोन पे भी हम काम कर रहे हैं, उसमें भी हमें अच्छी सफलता मिली है। ऐसा नहीं है गारंटेड, लेकिन अगर सिंगल स्टोन है, 10 मिलीमीटर तक का स्टोन है, तो हमारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उसका अच्छा। चूरा होके वो जो अरे है इंटेस्टाइन से निकल जाता है। अच्छा। हाँ ये बहुत अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर घर घर में गाल ब्लैडर स्टोन हो रहा है, बिल्कुल। कारण फैटी लीवर है। फैटी लीवर। फैटी लीवर का सेकंड पार्ट गाल ब्लैडर स्टोन है। पहले फैटी लीवर होता है, लोग आजकल इतने छोले भटूरे, कुलचे छोले इतना खाते हैं, सुबह डेली नाश्ता ही पूरी दिल्ली का छोले भटूरे का होता है। आप किसी भी चौक पे खड़े हो जाएं, ये फूड चल रहा है, तो इतना घी वाली चीज़ें, इतनी तली। एक्चुअल में गाल ब्लैडर स्टोन बनने के पीछे कारण कुछ और है। हमारा जो पित्त होता है, जो पित्त है वो पित्त हमारा खराब हो जाता है। विकृत पित्त जो है वो पित्त इतना गाढ़ा हो जाता है गाल ब्लैडर में पड़ा पड़ा कि वो पत्थर बन जाता है। अच्छा। उसमें कोलेस्ट्रॉल का स्टोन है, वो कोलेस्ट्रॉल क्या है, वो पित्त ही है, वो ये पित्त बनता है। तो हम लोगों को ये मैंने बता रहा हूँ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम अपने आप में पूरी मतलब एक व्याधि का एक इतना बड़ा ग्रुप है जिसमें कि अलग सारी बीमारियां उससे जुड़ी हुई हैं। फैटी लीवर से जुड़ गया गाल ब्लैडर, फैटी लीवर से जुड़ गया जॉन्डिस, फैटी लीवर से कॉन्स्टिपेशन, ये गैस बनना, एसिडिटी बनना, रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस, ये सारा एक ग्रुप सिर्फ एक लीवर को गलत टाइम पे खाना खिलाने से है। रात को 10:30 बजे के बाद जब पेशेंट खाना खाता है तो वो लीवर उसको एंजाइम्स नहीं बनाता उसके। लीवर कहता है भैया ये हाथ जोड़े, मेरे बस का नहीं है। जैसे आप कभी रात को 2 बजे किसी घर जाओ, कुंडा खड़काओ, वो दरवाज़ा तो खोल देगा आँख बंद में, आ जाओ भाई अंदर, लेकिन वो काम नहीं कर सकेगा, आपको उठ के चाय बना के नहीं देगा रात को 2 बजे। अच्छा। वही हमारा लीवर कहता है भाई मेरे को इतना मत परेशान करो, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो, चलो सो मत, लेकिन 10:30 बजे के बाद मुझे मत तंग करो, उसके बाद मैं एंजाइम नहीं बनाऊंगा। वो एंजाइम नहीं बनाएगा तो हमारा पित्त खराब होगा, गाल ब्लैडर में स्टोन बनेगी। हमारे को हर टाइम उठते ही लोगों को कहते हैं जी हमारे मुंह में वो वोमिट आती है, और उस वोमिट को हजम करने के लिए पेंटाप्राजोल खा लेते हैं सुबह खाली पेट। अच्छा आप ये देखिए आयुर्वेद में कितना अच्छा वर्णन है, छर्दी, छर्दी मतलब वमन को आप जब रिवर्ट करते हो, आप जब वापस कर देते हो तो वो आपके ब्लड में चला जाता है। छोटी सी बात सोचने की, वो ब्लड में जाके स्किन डिजीज करता है। अर्टिकेरिया जो है, अर्टिकेरिया आजकल जो छपाकी निकल आती है, बड़े छपाकी निकल आती है, पेंटाप्राजोल उसका मूल कारण है। खाया पेंटाप्राजोल, उल्टी को दबा दिया आपने, आपकी जो एसिडिटी थोड़ी देर बाद हाँ अच्छा हो गया जी, बढ़िया हो गया। उसके बजाय आप सुबह आप गोंद कतीरा खाइए, आंवला खाइए, ठंडा दूध पी लीजिए रूअफ़ज़ा वाला, वो भी तो उतना ही काम कर देगा। लेकिन जब आप वमन को आप ऐसे ज़बरदस्ती फोर्सली रोकोगे तो वो जो उसके दोष थे वमन के, वो वापस जाके आपके ब्लड में आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है सर। तो आयुर्वेदा मतलब ये कहता है कि आप रोग को वहीं का वहीं ख़त्म कर दो, बीमारी को बढ़ने मत दो। आप जानते हैं कि अर्टिकेरिया का ट्रीटमेंट 10-10 साल चलता है। 10 साल में भी कोई वेस्टर्न साइंस में अर्टिकेरिया का इलाज नहीं दे पाता। दुनिया भर की एंटी एलर्जिक, फिर उनको स्टेरॉयड खिलाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे स्टेरॉयड नंबर 1 मेडिसिन है आज के टाइम में। बीमारी कोई भी हो चलता है स्टेरॉयड है। अब स्टेरॉयड खाओगे बीमारी दब जाएगी, आपको रिलीफ होगा एक चीज़ में, 4 बीमारी नहीं मिल जाएगी। वो चलो ठीक है, वो उनकी साइंस से जैसे करती करे। आयुर्वेदा के पास इसका अच्छा समाधान है। आयुर्वेदा ये कहता है कि आप पेंटाप्राजोल छोड़ो, अपने जो अंदर की सिस्टम है उसको बदलो, अपना टाइम टेबल बदल दो खाने पीने का। 9 बजे सुबह नाश्ता हो जाना चाहिए, जैसे उस दिन मैडम ने भी लेक्चर में बताया कि 6 से 10 का कफ का काल है, तो आप पित्त का काल शुरू होने से पहले खाओगे तो पित्त के काल में हाजमा अच्छा होगा, आपका बढ़िया हजम हो जाएगा आपको। आप नाश्ता 9-10 बजे तक जरूर कर लें, और उसके बाद लंच में आप 2 बजे तक लंच कर लें। रात को 8 से 9 बजे तक आप अगर ऑफिस से लेट भी आते हैं, हाथ मार के 10 बजे तक आप खाना अपना खा लें। रात को आते ही पहले खाना खाएं। लोग क्या करते हैं, 10 बजे आ रहे हैं, आगे पहले चाय बनवाते हैं, 10 बजे पहले चाय और स्नैक्स खाते हैं, फिर रात को 1:30 बजे खाना खाते हैं।
वो चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं। हमें हेल्दी होना है ना, अगर हमने सोच रखा है अभी हेल्दी होना ही नहीं भाई, डॉक्टरों के पास जाके अपना बिल बनाना है, अपनी सर्जरियाँ करवानी है, अपना बात ही कार्डियक खत्म हो ब्लॉक, गई। वो फिर आपकी मर्जी है, उसमें तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसे लोग जिनकी शिफ्ट ही रात की होती है, तो ऐसे में साइकिल बदल जाता है क्या? बॉडी अपने आप को उस हिसाब से उसका साइकिल चेंज हो देखिए, जाता है, वैसे क्या होता है? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं, पर वहाँ क्या चीज़ है, जैसे आप शिफ्ट स्टार्ट करते हैं तो 8:30-9 बजे आपका जो है खाना आ जाता है, तो खाने का टाइम तो नहीं चेंज होता ना, नाश्ता सुबह आप उस टाइम पे करोगे जो नाश्ते का टाइम आएगा। तब तो वो सो रहा है। अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि रात 12 से 6 बजे से, अब वो रात को ही काम, उसका ड्यूटी ऐसी है कि वो रात को नहीं, 12 से 6 काम करता कर रहा है वो ठीक है, वो 6 बजे आकर के अपने घर आकर के सुबह आकर के 1 गिलास ठंडा दूध और आंवला खा करके अगर वो सो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह आके वो सो जाएगा, लेकिन वो अपना पेट तो मुंह तो चालू है ना, खाना तो खा सकता है सर, वो अपना खाना खाए। रात को वो 12 बजे शिफ्ट जाएगा तो 9 बजे खाना खा के जाए, वो ये मत समझे ना कि 12 बजे वहीं जाके खाना खाऊंगा। कुछ आते हैं तो अपनी वहाँ 12 बजे खाना भी नहीं मिलता, वैसे 6 बजे जरूर हो सकता है वहाँ चाय मिल जाए आपको, पर मेरे हिसाब से सुबह उसको ब्रेकफास्ट वहाँ पर उसको मतलब सुबह आते ही पहले ब्रेकफास्ट हल्का कर लेना चाहिए ताकि पेट में कुछ चला जाए, और फिर अपना सोए, क्योंकि खाली पेट तो नींद भी ठीक नहीं आती। बिल्कुल। तो खा के नींद करे तो ज़्यादा अच्छा है, और शाम का खाना टाइम पे खाए, तो उसमें शिफ्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रात को सोता है वो दिन में सो लेगा। ये बात ठीक है, थोड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि काल बदलता है, दिन में सोना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। दिव्या सोपन जो है मधुमेह डायबिटीज़ के लिए सबसे मेन है, मोटापा बढ़ता है, शुगर हो जाती है अगर दिन में सोता है, दिन में सोता है, कोई भी आदमी सोता है। अच्छा। हाँ, आधे घंटे की नैप ले रहा है वो एक अलग अलग बात है, हाँ। लेकिन भाई 3 घंटे सोना है, 4 घंटे सोना है दिन में पूरा, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा। उससे पहले तो उसकी ओबेसिटी बढ़ जाएगी, मोटा आदमी और मोटा हो जाएगा, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ है कि उसका खाना पीना जो है अंदर खा रखा है वो सारा इकट्ठा होता रहेगा, उसको फैटी लिवर होएगा, उसको साथ साथ डायबिटीज़ हो जाएगी। अच्छा। ये बहुत मेन दिक्कत है। और फिर वो सबसे बड़ी बात है, दिन में सोएगा तो उसको रात को नींद नहीं आएगी, रात को 2 बजे तक फिर वो बैठा रहेगा, तो सारा का सिस्टम ही चेंज कर दिया। रात को नहीं सोने से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि रात तो सोने के लिए तो बनी है ना, जिस काल को परमात्मा ने निश्चित करके दिया है उसको सिस्टम से चलाना चाहिए। 1 आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात अलग बात है। हाँ जी। अच्छा, ऐसे जो लोग, जैसे कोई घर के ही खा रहे हैं लेकिन उनका खाना पच नहीं रहा, तो ऐसे लोगों का भी क्या कोलेस्ट्रॉल वगैरह इन सब पे कुछ बढ़ता है या कम होता है? नहीं, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, उसके पीछे फिर हमें कारण देखना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ा कारण मैंने देखा है, इंडिया में 50% लोगों को कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन इतनी बड़ी समस्या है, बिल्कुल। और कॉन्स्टिपेशन की समस्या से ही हाजमा खराब है, क्योंकि जो अपान वायु है उसका क्षेत्र है, वो अपान वायु नीचे से नहीं निकलती, कॉन्स्टिपेशन हो गया, वो अपान वायु ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ आ जाती है तो वो आपका जो खाना है समान वायु को भी खराब करती है, वो फिर वो उदान के क्षेत्र में आती है, प्राण के क्षेत्र में आती है, वही श्वास रोग करती है, वही आपको और प्रॉब्लम्स करती है। इवन आपको जो है ना, एक आयुर्वेदा में ना अजीर्ण एक शब्द आता है, अजीर्ण मतलब खाना खाया हजम नहीं हुआ, उसमें भी 3 टाइप का अजीर्ण है, विष्टब्ध अजीर्ण है, विदग्ध अजीर्ण है, ठीक है जी, रस शेष अजीर्ण है, वो एक ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। मेरा मतलब बताने का ये था कि उसमें अगर पित्त बढ़ता है, किसी को पित्त है, कई लोगों की तो आपकी जो प्रकृति पित्त की है, फिर आप खाना भी ऐसा ब्रेड पकोड़ा खा रहे हो, इतनी अगर मौसम ख़राब है, गर्मी है, आप उसमें तल के खा रहे हो, बहुत मिर्चें डाल रहे हो, तो आपको क्या होगा, आपका पित्त बढ़ जाएगा, आपका जो खाना है वो विदग्ध अजीर्ण हो जाएगा। विदग्ध अजीर्ण मतलब खट्टे खट्टे डकार आएंगे, मुंह में उल्टी आएंगी, वो विदग्ध अजीर्ण है। एक होता है विष्टब्ध अजीर्ण, जिसमें वायु का ज़्यादा रहता है, उसमें पेट में खाते या फारा पेट ढोल हो जाएगा, मोटा एकदम, हवा पास नहीं होगी, पेशेंट को सांस लेने में परेशानी हो जाएगी, जबकि सांस की बीमारी नहीं थी उसको। तो आधे पेशेंट तो जो अस्थमेटिक होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। हम आयुर्वेदा वाले उसको प्रॉपर उसकी गैस को पेनलाइज करते हैं, उसकी अपान वायु ठीक करते हैं, अपान वायु ठीक होते ही उसकी सांस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। और विष्टब्ध अजीर्ण का इलाज ये है कि वायु को ठीक करना है, अपान वायु को बाहर निकालना है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ हैं, जिसमें कि हींग वाली औषधियाँ हैं, लवन भास्कर हैं, हमारे जो हिंगवाष्टक हैं, आयुर्वेदिकर तो आपका विदग्ध में काम करता है, तो आयुर्वेदिक में अच्छी औषधियाँ हैं, सिंपल औषधियाँ हैं, और आपकी घरेलू औषधियाँ भी बड़ा अच्छा काम करती हैं। जैसे आपका खाना बना है, आपने खाना ऐसा बनाया बहुत स्पाइसी बना है, तो आपको अगर अंदर से पहले ही पेट में जलन रहती है तो आप उसको खाओगे तो आपको गलत ही होगा। वो आप पहले से उसको इम्प्रूव करो, आप उसमें ऐसा कुछ रखो। नहीं तो आयुर्वेद में बहुत सालों से खाने के साथ डेजर्ट्स खाने की आदत रही है, तो डेजर्ट में यह है भी आप पैंठे की मिठाई थी,
आप कुछ इस तरह का है, खीर है, सेवइयाँ हैं, ऐसा कुछ रखोगे तो वो पित्त को शांत करने के लिए हो गया। अच्छा तो वो भी बड़ा अच्छा इसकी भी option साइंस है। बिल्कुल, इसकी भी साइंस है बिल्कुल। अच्छा क्योंकि खाना खाने के साथ आप थोड़ा सा फ्रूट तो कहा गया है कि पहले खाना चाहिए चाहिए। ताकि जो आपका विदग्धता है, आपकी अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है तो फ्रूट खाते आधी एसिडिटी तो ऐसे ख़त्म हो जाती है। अच्छा फिर खाने के बाद आप डेजर्ट खा रहे हो कोई भी अच्छा सा, अगर आपको शुगर नहीं है तो आपको वहाँ पे भी हाजमा अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से हाजमा अच्छा कर सकते हो। फिर भी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाजमे से कंसर्न खाली नहीं था, वहाँ मैं बता रहा था कि अग्नि की साइंस है वहाँ पे। आपको आमा बनता है। आम एक शब्द है जो आम आदमी ये नहीं समझता कि आम क्या है। ये जो आम है ये बेसिकली आम नहीं है, कई लोग आम से आम समझते हैं। लैटिन में आम का आना अलग है, वो एक तरह का इन्फेक्शन समझे। आम जो है ना, जब हम खाना खा रहे हैं, आपकी अग्नि को आपने ख़राब कर दिया। कैसे कर दिया? अवन गुड में आपने आग लगाई और पानी डाल दिया, वो जो अग्नि मंद अग्नि हो गई। मतलब रोगा जो है ना, सर्वव्यापी मंदाग्नो है, क्योंकि सभी रोगों का मूल कारण मंदाग्नि है। अग्नि मंद रहेगी, वो धूं धूं करके जलती रहेगी, वो प्रॉपर तेज अग्नि नहीं जलेगी। खाना आपने बहुत सारा खा लिया तो वो जाके एक डब्बा बन जाएगा, वो खाना हजम नहीं होगा। वो खाना हजम नहीं होगा तो जो उसमें से प्रॉपर खाने का हाजमा होकर के जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड नहीं बनते थे, वो कम जो अग्नि मंदाग्नि से जो खाना हजम नहीं हुआ, उससे वो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बन के आ रहा है। इसलिए लोग कहते हैं यार अच्छा खाना खा रहे हैं या ठीक खाना खा रहे हैं तब भी हमारा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बन रहा है। कारण ये है कि आपकी अग्नि ठीक नहीं है भैया। अग्नि को तेज करो, अग्नि को तेज करो, खाना पूरा हजम हो जाएगा। पूरा हजम हो जाएगा तो उसका सार भाग और किट भाग बनेगा, उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का तो कुछ चक्कर ही नहीं रहेगा फिर। तो ऐसे बहुत से लोग जो दूसरी फिजिकल एक्सरसाइज, आम इधर से बन रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, तो जो थोड़ा बहुत सही कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नहीं बनना चाहिए वो भी बन जाता है। क्योंकि काफ़ी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कम हो सकता है फिजिकल एक्सरसाइज से। सिंपल सैर करने से ही मैं कहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा जिम जाएँ, वो जिम जाना चाहता है तो उसकी मर्जी है, पर सबसे अच्छा कल्चर ये है कि आप योगा पे आएँ। योगा इज़ बेटर देन जिम, ये बात क्लियर हो चुकी है। कितनी कैलोरी किस जिम में जाने से या किस एक्सरसाइज से होती है, वो योगा दिखाता है कि 5 मिनट हमारी एक्सरसाइज से भी उतनी कैलोरी बर्न हो जाती है। और आप ये है ना, लोग बहाना करते हैं कि बाहर नहीं जाना, तो घर पे भी कर सकते हो भाई। योगा तो आप घर पे इजीली कर सकते हो। सुबह उठते पहले शुरू हो जाओ, थोड़ा सा पानी पियो और योगा चालू कर सकते हो। तो ऐसा काफ़ी कुछ है आयुर्वेदा और योगा से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, उसमें हमने अब डिस्लिपिडेमिया जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है आपका। अब बात करें कि मतलब ओबेसिटी तो इसी का पार्ट ही है। अब जब सब कुछ ठीक रहेगा, अग्नि बहुत अच्छी रहेगी, तो आपको ओबेसिटी आएगी नहीं। फिर भी आयुर्वेदा में काफ़ी औषधियाँ हैं, काफ़ी डाइट प्लान्स हैं जिनको यूज़ करके पेशेंट हमसे वो अपनी ओबेसिटी 8-10 किलो इजीली कम कर सकता है। अच्छा, इतना हो जाता है आयुर्वेदा से। मैं ये नहीं कहूँगा कि 15 दिन में हो जाता है, 3 से 4 महीने में 5 से 10 किलो वजन पेशेंट चाहे तो कम कर सकता है, अगर बात मानेगा तो। सबसे बड़ी चीज़ उसमें यही है भाई, खान पान ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो हमने पार्ट लिया इसमें डायबिटीज़ का। अब डायबिटीज़ के बारे में बात करूँ तो डायबिटीज़ में अभी तक वेस्टर्न साइंस ने इतनी तरक्की की है, लेकिन किसी की डायबिटीज़ ठीक नहीं हो पाती है। हर 3-4-6 महीने में नई मेडिसिन आ जाती है और फिर उसकी सेल शुरू हो जाती है। लोग बड़े खुश हैं, मैं डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहा हूँ, मैं इंसुलिन भी ले रहा हूँ, लेकिन कहीं तक जाके कुछ कंक्लूजन आया नहीं अब तक। इसमें हम ये देखा है, हमारी जो 15 साल की मेहनत है, आयुर्वेदा के साथ अगर एलोपैथी को ऐड किया गया है ना, तो अच्छा रिजल्ट आया है। अच्छा, क्योंकि आयुर्वेदा में जो चीज़ें हैं, जैसे आयुर्वेदा में एक मॉलिक्यूल है निशा अमल की, उसमें हल्दी और आंवला ही है, लेकिन कमाल का मॉलिक्यूल है वो कैसे? क्योंकि आंवल की पूरी दुनिया में सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और हल्दी को जानते हैं आप, कुरकुमिन के ऊपर कितनी रिसर्च हो चुकी है। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल बना है जिसने कि आयुर्वेदा इसको ऐड करने के बाद शुगर में बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं। दूसरा, कॉम्प्लिकेशंस भी कम हुई हैं। रेटिनोपैथी में भी काम करती है हमारी दवाई है। अच्छा, तो ये काफ़ी अच्छी दवाइयाँ आयुर्वेदा में, और भी 10 दवाइयाँ हैं, मैं ऐसे नाम नहीं उनके क्लियर कर सकता, क्योंकि आप समझे कि भाई वो दवाइयाँ किसी अच्छे एक्सपर्ट के अंडर ले जाएं, आयुर्वेदिक वैद्य के अंडर ले जाएं, प्लस में कौन सी एलोपैथिक दवाई है, क्योंकि आज एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को एलोपैथिक दवाइयों का भी अच्छा ज्ञान है कि कौन सी दवाई आई हुई है। आज जो दवाइयाँ एलोपैथी में अच्छी हैं हम उसको भी साथ में यूज़ कर रहे हैं, उनको पेशेंट को मना नहीं करते, क्योंकि खाली आयुर्वेदा से इतनी शुगर कंट्रोल नहीं होती। पेशेंट आज 500 शुगर लेके आता है, अच्छा, और वो डाइट चार्ट पर नहीं ध्यान देता।
तो इंसुलिन भी चल रही होती है साथ में, हाँ, और साथ आपका में। डाइट प्लान भी चल रहा हाँ, होता है। क्योंकि डाइट प्लान है आयुर्वेदा में। एक चीज़ और बड़ी अच्छी है आयुर्वेदा ना, एक जो आयुर्वेदा की लोग, कई हमारे एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं बड़े बड़े कि यार दो मेडिसिन कैसे चलेंगी, एलोपैथी और आयुर्वेदा की। ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा एक ना आहार विज्ञान से निकली हुई चीज़ है। आयुर्वेदा की औषधि जो है वो आहार से कंसर्न है। तो आहार तो खा ही रहा है पेशेंट, आपकी एलोपैथी दवाई के साथ भी आहार खा रहा है पेशेंट। तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं ही आहार का पार्ट है। दालचीनी उसमें डल रही है, हर उसमें उसमें मुलठी डल रही है, उसके अंदर आपकी हींग डल रही है, सब चीज़ तो उसमें आहार से निकली हुई है। दूसरी चीज़ ये कि हम ये लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप अपना आटा चेंज कीजिए। खाली गेहूँ एक मेन कल्प्रिट हो रहा है आज कैंसर का और डायबिटीज़ को सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करने में गेहूँ बहुत बड़ा पार्ट कर रहा है। गेहूँ में इतना पेस्टिसाइड वहीं खेत में यूज हो जाता है कि आप तक पहुँचते पहुँचते वो एक जहर बन जाता है। तो उसमें आप जो है ना, अभी मोदी जी ने भी काफ़ी मिलेट्स के ऊपर ध्यान दिया है। तो जो जिसको सूट करता है, जैसे चने का आटा है, बाजरे का आटा है, और उसमें जौ का आटा बहुत अच्छा है। तो किडनी फेलियर में भी जौ का आटा बड़ा अच्छा काम करता है। अच्छा। तो इस तरह से हम पेशेंट को अपने ये कहेंगे कि वो अपना आटा भी थोड़ा चेंज करें, खाली गेहूं का आटा मत खाएं। जंक फूड तो खैर चलो ध्यान करना ही पड़ेगा। साथ में पेशेंट ऐसा रखें कि भाई थोड़ा लघु आहार खाएं, थोड़ा लंघन करना चाहिए। हफ्ते में एक आध दिन, मतलब अगर पूरा दिन भूखा नहीं रह सकते तो हफ्ते में एक आध दिन कुछ ऐसा कर लें, भाई फ्रूट डे कर लें, भाई आज सारा दिन फ्रूट्स ही खाने हैं, सैलेड खानी है और फ्रूट खाना है। वो भी एक तरह का अच्छा लंघन रहेगा, ताकि लाइट रहोगे। खाना जो है थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, बॉडी के ऑर्गन्स को भी रेस्ट चाहिए। उस हिसाब से आपको हाइपोथायराइडिज्म वाले को, डायबिटीज़ वाले को, ओबेसिटी वाले को फ्रूट डे बड़ा अच्छा हेल्प कर सकता है। और पानी भी थोड़ा सा देखिए, अब साउथ में भी थोड़ा सा निवाया पानी पीते हैं, हमारे यहाँ चिल्ड वाटर पीते हैं लोग, वो बहुत बड़ा जहर है, वो अग्नि को खराब करता है। हम पी तो लेते हैं चिल्ड पानी में, यहाँ गर्मी बहुत है, लेकिन अगर चिल्ड नहीं पिए तो सिंपल आरओ का पानी भी पिए। आरओ मीन्स मतलब है कि जैसे निवाया पानी, मटके का रख लें, मटका रख लें, वो पानी ठीक है। अच्छा, ओवरऑल लेकिन इन सब में आयुर्वेदा के पास, आयुर्वेदा की अगर आयुर्वेदा से अप्रोच करें तो सबके सोल्यूशन परमानेंट मिल जाएंगे। बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं, मैं कहता हूँ सॉल्यूशन ही आयुर्वेदा के पास है। सोल्यूशन ही आयुर्वेदा के पास। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है कि देखो, मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी में इलाज नहीं है, पर एलोपैथी में दवाइयाँ मतलब बढ़ती जा रही हैं। इस चीज़ को देख के बड़ा ये लगता है कि पेशेंट को ऐसा कुछ चाहिए साथ में, तो दोनों चीज़ें मिक्स भी कर सकता है। जहाँ तक ये सॉल्यूशन है, इंटीग्रेटेड के पास ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है। इंटीग्रेटेड साइंस ज़्यादा अच्छा काम करेगी। बिल्कुल, और बढ़ भी रही है वो। बढ़ भी रही है, बिल्कुल। आगे आने वाले टाइम मेरे को लगता है कि हाँ, इंटीग्रेशन का टाइम अच्छा रहेगा। ये कितना टाइम, जैसे आपके कुछ अगर प्रैक्टिकल केसेस कुछ हैं तो वो बताइए ना, कि जैसे डायबिटीज़ में अगर कोई आया पेशेंट तो उसको कितने टाइम में, कुछ बोलते हैं कि एक हफ्ते में हो गया, कोई बोलता है एक महीने से भी ऊपर हो गया, तो कैसे रहता है इसमें आपका क्या? नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मैंने तो जैसे ही कोई पेशेंट आया मेरे पास, उसकी शुगर 450 है। अच्छा। तो एलोपैथी में वो खा रहा है वही दवाइयाँ, तो वो खा रहा है, प्लस में हमारी मेडिसिन, प्लस डाइट चार्ट दे करके। सबसे बड़ी बात तो उस पेशेंट को ये नहीं पता होता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। 450 में भी लोग अभी जूस पी के आ रहे होते हैं। एलोपैथी में भी तो डाइट चार्ट लेकिन अलग होता है ना, आयुर्वेदा डाइट चार्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। एलोपैथी में भी जो कैलोरी बेस्ड डाइट चार्ट ही होता है। ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स नहीं खाने होते, वो ठीक है। सारी चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ेगा। प्लस में जो आयुर्वेदिक का डाइट चार्ट है वो भी ज़्यादा अलग नहीं है, वो भी इसी पे ध्यान करता है कि बहुत मीठे फल नहीं खाने हैं आपने, बहुत ज़्यादा जैसे पेशेंट जूस पी रहा है, या पेशेंट का जो है ना, जैसे आटे के ऊपर काम किया हमने, तो आटा अच्छा काम करता है। एक साफ समझिए, बीच में ना एक चीज़ और आई थी, एक ना कटहल का आटा भी आ रहा है आजकल। कटहल सुना हुआ आपने, बहुत होता है केरला में, वो बड़ा अच्छा काम करता है शुगर में। वो अभी ऑनलाइन मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा है वो। फाइबरस होता है, और वो थोड़ा हमारे आटे में उसको ऐड कर दिया जाए तो टेस्ट भी अच्छा है उसका। अच्छा। तो कटहल का आटा बहुत अच्छी चीज़ है शुगर को कम करने में। हमारा ध्येय रहता है कि हम दवाइयाँ को मात्रा कम करें, हम डोज कम रखें, और एक आधी टेबलेट हो जाए एलोपैथी की और कुछ दवाई आयुर्वेदिक की एक आधी हो जाए, दोनों मिलके पेशेंट की, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस जो आ रही है शुगर को, वो आयुर्वेदिक दवाई से बड़ी जल्दी कंट्रोल होती है। अच्छा। इंसुलिन की रेजिस्टेंस इंडिया में नंबर 1 पे आज टाइप 2 डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा है, टाइप 1 इतनी नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ मोटे लोगों में है। वही सारा चक्कर आ गया मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। आदमी 12 घंटे तो बैठ रहा है, कहता मैं जॉब करूँगा भैया, 12 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसको ऐसा कुछ दिया जाए, ऐसी डाइट दी जाए, ऐसा सिस्टम बताया जाए कि वो अपनी जो समस्याएं हैं वो तो दूर नहीं कर सकता, तो अपनी बीमारी को दूर कर सके। तो आयुर्वेदा में इसका हल है। अच्छा, आयुर्वेदा में इस तरह से हल है कि वो जो दवाइयाँ हमारी आयुर्वेदा की हैं
वो जिस तरह से काम कर रही हैं वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ठीक ठीक कर देती हैं। आपकी इंसुलिन पूरी बन रही है लेकिन वो आपकी पेरिफेरी में जाके इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो रहा। आप टेस्ट कराते हैं इंसुलिन बहुत ज़्यादा आता है लेकिन आपके शरीर में फिर भी आपकी ब्लड शुगर भी ज़्यादा आ रही है और इंसुलिन भी ज़्यादा आ रही है। डॉक्टर कहता है यार तेरी तो इंसुलिन इतनी बढ़ रही है फिर भी काम नहीं कर रही। वो क्यों नहीं काम कर रही? क्योंकि पेशेंट बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता। अगर वहाँ पे वो थोड़ा चेंज कर ले ना, 15 मिनट भी पेशेंट योगा कर ले, घर बैठ के ही कर ले, उसी बेड पे कर ले जिस पे वो 12 घंटे बैठ के वर्क फ्रॉम होम करता है, तो वहाँ भी हो सकता है काम। 15 मिनट योगा करने में कोई नुकसान नहीं है जी। आप मंडूकासन करा दें, प्राणायाम करा दें, कपालभाति करा दें, ये सारी चीज़ें आज इंटरनेट पे बहुत बुरी अच्छे से मतलब फैली हुई हैं, वहाँ से देख के भी कर सकता है पेशेंट। तो ये चीज़ें आज इंडिया को ऐड अगर नहीं करेंगे ना तो इंडिया के पेशेंट्स बहुत ख़राब हो जाएंगे। फ़ॉरेन की कंपनियां सारा जितना भी दवाइयाँ बना के सारा पैसा वहीं जा रहा है। तो आयुर्वेदा कहाँ कर सकता है? आयुर्वेदा उनको वहीं पे कंट्रोल कर सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है, उनको ठीक कर सकता है। ये आयुर्वेदा ठीक ही क्या कर देगा उनको, मैं तो ये समझ रहा हूँ। क्योंकि इतनी अच्छी आयुर्वेदा की दवाइयाँ हैं कि उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर अपने आप खाई जाए तो साइड इफ़ेक्ट है, ये ना पता हो ये दवाई कैसे खानी है। आयुर्वेदा में दवाइयाँ बड़ा ध्यान से खानी पड़ती हैं, एलोपैथी से भी ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है। क्योंकि आयुर्वेदिक में दवाइयों में रस औषधियाँ भी हैं और मैं बहुत रस औषधियाँ यूज़ करता हूँ। रस औषधियाँ वो औषधियाँ होती हैं जो बहुत छोटी मात्रा में ही मिरेकल करती हैं, अच्छा काम करती हैं, पेशेंट को ठीक कर देती हैं। पर उनको यूज़ करना सिर्फ वैद्य को चाहिए। कैसे खानी है पेशेंट समझ के खाए, अपने आप नहीं खाए। क्योंकि उनमें स्वर्ण भस्में होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, और सही बनी भी है कि नहीं बनी उसका पता एक वैद्य को ही पता होता है। लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। डायबिटीज़ में बहुत रिवर्सल हुआ है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी लोग ठीक होते हैं और बहुत अच्छे। डायबिटीज़ मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे लोगों का विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सर। तो उससे क्या है कि जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो उनको पता है कि ये चीज़ मेरा मतलब एलोपैथी में परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है मेरे पास। तो उससे एक ऐसी चीज़ जो है ना, जैसे आप बता रहे हैं, उसमें मुझे लगता है ओवरऑल तो बेनिफिशियल है। हाँ, एट द एंड ऑफ डे आपको ठीक तो रहना ही है ना। ठीक तो रहना ही है। अभी तो चाहे क्या है कि डायबिटीज़ आपने दवाई खाई, आपकी डायबिटीज़ ठीक नहीं हो रही, आपका फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगा। डायबिटीज़ के साथ एक प्रॉब्लम और बहुत है ना, नेफ्रोपैथी बहुत जल्दी होती है। अच्छा। उसके साथ साथ न्यूरोपैथी बहुत जल्दी होती है। नेफ्रोपैथी में आपकी किडनी चुपचाप डैमेज हो जाए। आज का टाइम पिछले 5 साल में जितने डायलिसिस सेंटर इंडिया में खुले हैं, मेरे ख्याल वर्ल्ड में कहीं नहीं खुले हैं। इतना मतलब इंक्रीमेंट हो गया है, डायबिटीज़ की नेफ्रोपैथी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की अर्ली CRF अर्ली किडनी में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। हर आदमी परेशान है कि मैं 5 साल से मेरे को शुगर थी, मेरी अच्छी शुगर कंट्रोल भी थी, उसके बावजूद भी मुझे ये प्रॉब्लम आ गई। ऐसे ही आप देखिए कि न्यूरोपैथी में हाथ पैर सुन रहना, उंगलियों में जो टिंगलिंग सेंसेशन रहना। आज के टाइम क्या है, इतना दिमागी काम हो गया है जिसका भी हम विटामिन B12 टेस्ट करा रहे हैं। विटामिन D तो लोगों का काफ़ी कम आ ही रहा है क्योंकि वो अंदर ही रहते हैं ऑफिस में 12 घंटे, धूप तो कभी ली नहीं किसी ने। विटामिन B12 भी अब इतना कम आने लग गया है क्योंकि हर आदमी ना मतलब बड़ा इरेटिक सा रहता है। अब किसी से बात करो एकदम उसको पारा ही रहेगा, उसका गुस्सा रहेगा, उसको चिड़चिड़ापन आएगा। वो चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है? विटामिन B12 कम होता जा रहा है क्योंकि हमारी डाइट में हम पहले थोड़ा सा रॉ फूड खाते थे, कच्चा खाते थे, हम फ्रूट्स खाते थे। आजकल इतना भून देते हैं हर चीज़ को, सब्जियां 3-3 टाइम गर्म होती हैं। आप खाना खा रहे हो, एक बच्चा घर में खाना खा रहा है 9 बजे, एक 10 बजे खा रहा है, एक 11 बजे खा रहा है, 3 टाइम सब्जी गर्म हो जाती है, विटामिन B12 तो ख़त्म हो जाता है उसका। वो चीज़ शरीर को जो नेचुरली मिलती थी आज नहीं मिल रही, कोई नुकसान नहीं पहुंचा देती है। हाँ, फ्रूट जूसेस वगैरह का टाइम ही ख़त्म हो गया, फ्रूट खाने का भी टाइम नहीं है किसी को। तो विटामिन B12 जो है आपकी जो येलो चीज़ों से आता था, दही घी से, मक्खन से, ना मक्खन खाया जा रहा है ना घी खाया जा रहा है, सब कुछ तो मतलब फ्राइड खाया जा रहा है और डीप फ्राइड खाया जा रहा है। वो चीज़ें उसमें सब कुछ खत्म हो जाता है, सब विटामिन खत्म हो जाता है। तो वहाँ से विटामिन कम हुआ, बंदा चिड़चिड़ापन हुआ, उसको स्ट्रेस इधर से इतना आ रहा है कि वो स्ट्रेस भी विटामिन B12 कम करता है। आज अगर नॉर्मल विटामिन B12 देखें जो 190 से और 950 तक होता है रेंज में, तो लोगों का सिर्फ 80, 70, 60 इतना विटामिन B12 कम आ रहा है। और लोग मतलब हमारे पास आते हैं पेशेंट तो रोने बैठ जाते हैं, उनसे बात करते हैं तो पता लगता है इसको यही नहीं पता कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतना मतलब डिप्रेशन आ गया लोगों में कि उनको फुर्सत साइकिल हो गई है पूरी। मैं हर पेशेंट को ये एडवाइस करता हूँ कि हफ्ते में 1 दिन तो मूवी देखने जाओ, अपना टाइम बदलो। अगर संडे फ्री मिल रहा है तो संडे को पूरा यूटिलाइज करो। आप अपनी संडे को फ्रूट डे बनाओ, सिर्फ फ्रूट्स खाओ,
थोड़ी देर धूप सेको, एक लाइफस्टाइल को चेंज करो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। ये क्या एनसीआर में क्या हो रहा है, संडे वाले दिन पेशेंट 2-2 बजे तक सो के नहीं उठते हैं। वो मतलब 2-2 बजे तक अगर नींद पूरी करना चाहेंगे, फिर वो शाम को बाहर निकल जाते हैं घूमने फिरने। ठीक है, उसमें थोड़ा चेंज किया जा सकता है, उसमें एक संडे डे बनाया जा सकता है जिसमें कि अच्छी डाइट खाई जाए, हेल्दी डाइट खाई जाए, फ्रूट्स खाए जाए, पेशेंट मतलब अपने शरीर का ध्यान करके थोड़ा धूप सेके। एक आयुर्वेद में अभ्यंग का भी वर्णन आता है, मालिश की जाए, तो एक संडे का दिन शरीर की मालिश करके गर्म पानी से नहाने का भी रखा जा सकता है। कितना मतलब सुख है इसमें, कितनी चीज़ें आप प्रिवेंट कर रहे हैं एक दिन अपनी बॉडी को दे के। इतना तो बॉडी मांगती है, जब इस बॉडी से आप इतना आप निकाल रहे हो तो एक दिन तो आपको नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट भी देती है, कंपनी भी देती है एक दिन की छुट्टी, तो आप भी शरीर को फिर बेचारे को थोड़ा रिलैक्स करो। लोग क्या करते हैं उस दिन पूरा जंक खाते हैं सारा दिन, आज ये मंगा लो, आज वो मंगा लो, हाँ वो फिर शरीर को खराब कर रही है। तो कैसे ठीक होगा फिर, ऐसे तो फिर खराब ही होता चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स हैं जो टाइम के साथ शायद होंगी। बिल्कुल, इसका तो कोई ऐसा एक मतलब अब देखो हम लोग तो लोगों को एडवाइस करते हैं, अब ये लोगों को खुद समझना है कि भाई हमें कम से कम एक दिन अगर निकाल लेते हैं हम अपने शरीर के लिए तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर कोई आदमी पहले से ही इतनी बीमारियों से पीड़ित है तो वो अपना डाइट का ध्यान अपने आप ही रखेगा भाई, नहीं तो दवाई का डब्बा और बड़ा हो जाएगा और क्या होगा। और अल्टीमेटली फिर वो भी कह देगा डॉक्टर भैया कोई इलाज नहीं है मेरे पास। नहीं तो आज की मुझे लगता है ये जो हम इवन सेशंस करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि लोगों तक आपकी नॉलेज जो है ना, नहीं लोग इस बात को समझे भी क्या सही है क्या गलत है। हाँ, क्योंकि शायद उनको भी कंफ्यूजन इन सब चीज़ों का। बिल्कुल। तो ये मुझे लग रहा है ये तो आपने जितनी चीज़ें बताई हैं तो बहुत इंसाइटफुल थी। आपका एक एक्सपीरियंस कार्डियक हेल्थ में भी है काफ़ी, तो उसमें आप कैसे आए वो आप थोड़ा बताइए ना कि आपकी वो वाली जर्नी कैसे शुरू हुई और आयुर्वेदा का कार्डियक हेल्थ में क्या रोल है। देखिए सर, मैं एक्चुअली 1996 से ही एक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मैंने काम किया था। अच्छा। एलोपैथिक कार्डियोलॉजिस्ट थे उस टाइम, आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी का इतना मुझे नहीं पता था। अच्छा। एलोपैथिक कार्डियोलॉजी के साथ काम करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा इंटरेस्ट आता था। अच्छा। क्योंकि हार्ट एक ऐसी साइंस है जहाँ पेशेंट थोड़ा सा हार्ट पेन हो तो और बीमारियों को तो चाहे बेशक दवाई करे ना करे, हार्ट के लिए पेशेंट जरूर भाग के आ जाता है डॉक्टर के पास। तो मैंने वहाँ ये देखा कि जो कार्डियक साइंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पेशेंट की डेथ भी बहुत होती थी उस टाइम में। अच्छा। 95-96 में इतना अच्छा कार्डियक सेटअप नहीं थे। इवन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी बाद में आए हैं, सन 2000 में सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स लगे हैं। एम्स वगैरह होते थे, एम्स तक तो आम आदमी कहाँ पहुँच पाता है, वो तो इमरजेंसी में ही पहुँचेगा, जब तक या तो एक्सपायर हो जाएगा या फिर बच गया तो उसकी किस्मत है। अब तो कार्डियक सेटअप इतने बड़े बड़े आ गए, इतने अच्छे आ गए हैं कि अब क्या हो रहा है कि अब तो जैसे पेशेंट को, अब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन अब तो मतलब ना स्टंट वगैरह जो बीच में गवर्नमेंट ने भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस की थी कि जो मॉडर्न साइंस के डॉक्टर थे बहुत स्टंट वगैरह डालने लग गए थे, काफ़ी पेपर्स में आया कि हर बात पे, लेकिन अब फिर से ठीक हो गया है पहले से। तो लेकिन फिर भी ये है कि एक आदमी को एक बार स्टंट डल के दोबारा स्टंट डल जाता है, तीसरी बार भी स्टंट डल जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं साइड दूंगा। लेकिन जहाँ से स्टार्टिंग हुई मेरी, वहाँ जिनके अंडर मैंने काम किया, मुझे जो कार्डियोलॉजी ब्रांच बहुत अच्छी लगी, उसमें बहुत स्कोप था, उसमें अपना अपना इंटरेस्ट भी था। मुझे उस टाइम ईसीजी देखने में भी बड़ा मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया था, जबकि हमारे डॉक्टर ईसीजी देखने में इतने एक्सपर्ट नहीं होते। तो मैं काफ़ी मैंने उसमें खुद मेहनत की, मुझे किसी ने नहीं सिखाई ईसीजी, क्योंकि ये हमारा फ़र्क रहता है हमेशा कि एक ईसीजी एक ऐसी चीज़ है, ऊपर से इको ऐसी चीज़ है जो अगर वो हमें अगर सिखा देंगे तो फिर उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी। एक एमडी डीएम लेवल का आदमी अच्छे से ईसीजी और इको कर पाता है। अच्छा। तो मैंने वहाँ बहुत मेहनत की, सीखा, देखा, 10 साल मेरे उसमें लगे पहले। लेकिन मुझे ये बाद में लगा कि भाई हर पेशेंट को इतनी दवाइयाँ देने के बाद भी उनकी जान नहीं बचती, पेशेंट सेव नहीं हो पाते। हाँ, आप पेशेंट को फटाफट इमीडिएट केयर भी देते हो, इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज होती है कि हर पेशेंट को तो पहले तो क्या था, सन 2000 तक तो कोई मतलब आपके एंजियोग्राफी के सेंटर नहीं थे, मतलब कॉर्नरी के इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं थे जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ होती नहीं थी। इवन आप समझो कि जैसे मैं अगर रोहतक की बात करूँ जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, तो रोहतक मेडिकल में ही थी फैसिलिटी। अच्छा। प्राइवेट में फैसिलिटी नहीं थी। फिर उसके बाद सीधा दिल्ली में फैसिलिटी होती है। इन बिटवीन कोई आदमी को अगर पेन चेस्ट हो जाए तो वो एक्सपायर हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी करने वाला डॉक्टर था ही नहीं। आज के टाइम में बड़ा अच्छा हो गया कि एक सिटी में 3 एंजियोग्राफी सेंटर बन गए, डीएम कार्डियोलॉजी भी इतने हो गए हैं। ठीक है, वो सब अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन अब चीज़ ये आ रही है, इतना सब होने के बाद भी
बार बार स्टंट डल रहे हैं, बार बार पेशेंट को वही बीमारी आ रही है। एक पेशेंट को एंजाइना हुआ, हार्ट अटैक हो गया, दोबारा हो गया, तिबारा हो गया, जबकि वो पेशेंट ठीक चल रहा है, दवाइयाँ भी खा रहा है। तो ऐसा अब चीज़ आ गई कि इसमें आयुर्वेदा ने क्या क्या करना है। ऐसे में आज से 4000 साल पहले भी चरक संहिता में कार्डियक डिजीज का पूरा उल्लेख है। अच्छा, एक ब्रांच है उसमें? पूरा उन्होंने पूरा जो है उनका जो निदान स्थान है वहाँ पे जो 13वां अध्याय दे रखा है, पूरा चैप्टर उसके ऊपर है। उसमें सभी चीज़ें क्लियर ली गई हैं। इतना क्लियर है कि वातज व्याधियाँ कौन सी हैं, कफज हृदय रोग कौन से हैं। ज़्यादातर जो हार्ट अटैक्स आते हैं वो वात कफज हृदय रोग में आते हैं। अच्छा, वात कफज हृदय रोग वो है जिसमें चेस्ट में भारीपन रहना, जो हमारे ISD है, इस्केमिक हार्ट डिजीज, इसमें पूरी तरह ब्लॉक नहीं हुआ, 30 से लेकर के 70% तक ब्लॉक होने के बाद चेस्ट में भारीपन रहना, दर्द हो जाता है, एंजाइना हो जाता है। उसके बाद फिर एक होता है अनस्टेबल एंजाइना, बैठे बैठे भी दर्द है, लेटे लेटे भी चेस्ट में दर्द है। वो ये शो करता है कि तुरंत कुछ काम किया जाए ताकि आपकी ब्लॉकेज पूरी 100% होकर हार्ट अटैक ना हो जाए। जब ब्लॉकेज पूरी हो जाती है तो हार्ट अटैक हो जाता है। अनस्टेबल एंजाइना बीच की स्थिति है, स्टेबल एंजाइना वो स्थिति है आप चलोगे और दर्द होगा, बैठोगे तो आराम हो जाएगा। अच्छा, ये 3 चीज़ें मोटी मोटी रहती हैं इसमें। आयुर्वेदा इसमें क्या कर सकता है? आयुर्वेदा इसमें वो कर सकता है, देखिए एक्यूट इमरजेंसी में तो हार्ट अटैक में आयुर्वेदा के पास इतना बड़ा हॉस्पिटल अभी तक डालने की परमिशन भी नहीं है। अच्छा, कि आप ICU लगा के और अपना इलाज चालू कर दीजिए। कुछ डॉक्टर्स हमारे हैं आयुर्वेद वैद हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन अभी तक वो चीज़ ना इतनी कॉमन नहीं हो पाई। ओके। लेकिन आफ्टर जब पेशेंट को हो गया हार्ट अटैक, उसका ट्रीटमेंट हो गया, वो ठीक हो गया, फिर दोबारा से हार्ट अटैक ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए आयुर्वेदा में बहुत कुछ है। अच्छा, आयुर्वेदा में ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसी चूर्ण, औषधियाँ, टैबलेट सब हैं जो कि हार्ट को, एक तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ ये है, हार्ट अटैक हो गया, आपका जो पंपिंग फ्रैक्शन है वो आपका सिर्फ 30 रह गया, 30% 40% रह गया। लेकिन हमारी दवाइयाँ हैं हमारे पास, हमारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो उस पंपिंग को बढ़ा करके 50 से 60 तक ईजिली, अच्छा, आगे 6 महीने में उसको वापस ले आती है। ओके, इजेक्शन फ्रैक्शन इतना इंप्रूव हो जाता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। अच्छा, आयुर्वेदा में ऐसी हर्ब्स हैं, प्लांट्स हैं जो काम करती हैं हमारे पास खाली अर्जुन नहीं है। एक चीज़ यहाँ मैं और कहना चाहूँगा, बहुत मिथ है, अर्जुन को लोग बिना मतलब के दबा के यूज़ कर रहे हैं। हमारे लोग अपने आप ही अर्जुन रिस्ट लेकर के पी लेते हैं, जबकि उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। अर्जुन एक बहुत बड़ी दवाई है, अर्जुन हार्ट की अच्छी दवाई है, पर कहाँ यूज़ होनी चाहिए? जहाँ पर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो। टैकीकार्डिया में अर्जुन काम करेगा। अगर किसी पेशेंट का हार्ट रेट पहले से कम है, उसको इन्फीरियर वाल MI हुआ है, लोअर हार्ट अटैक हुआ है, उसको अगर अर्जुन देंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि अर्जुन हार्ट रेट को प्रेस करता है, दबा देता है। अर्जुन ऐसा काम करता है कि टैकीकार्डिया को कंट्रोल करता है। अर्जुन हर हिसाब से अच्छी दवाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन करता है, इसलिए खाली अर्जुन नहीं यूज़ करना चाहिए। इसलिए अर्जुन का शीरपाक बताया गया है आयुर्वेदा में, अर्जुन का शीरपाक सबसे अच्छा बताया गया है। लेकिन फिर भी अर्जुन को खाली यूज़ होना नुकसानदायक है। हमारे पास आयुर्वेदा में बहुत सारी मेडिसिन हैं, चतुष्पर्णी उनमें से एक है, और भी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कॉर्नरी ब्लॉकेज को खोल देती हैं। आपने आज हार्ट अटैक हो गया, देखिए आदमी हर कोई ऐसे तो चेकअप कराता नहीं, बिल्कुल, हार्ट अटैक हो गया तो उसको उसके पता बाद ही लगा, पता चलता उसने है। ब्लॉकेज खुलवा ली, स्टंट डल गए, लेकिन 2-3 साल बाद वो स्टंट फिर से ब्लॉक हो जाते हैं। वो पुराने वाले स्टंट भी ब्लॉक होते हैं, ऐसा साइंस मानती है। वेस्टर्न साइंस खुद कहती है ये 3-4 साल की लाइफ होती है इनकी। पर आजकल जो है ड्रग रिलेटेड आ गए हैं, उनमें ड्रग्स लगी, दवाइयाँ लगी होती हैं, फिर भी वो 5-4 साल के बाद ब्लॉक होने की स्थिति रखते हैं। अच्छा, अब वहाँ पे क्या आयुर्वेदा की साइंस क्या क्या करती है? आयुर्वेदिक साइंस में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं हमारे पास, जो है हीरक भस्म है, अबरक भस्म है, हमारी जो भस्में हैं, रस औषधियाँ हैं, वो कमाल की औषधियाँ हैं। वो आज भी ब्लॉकेज खोलने का पूरा वो रखती हैं। अच्छा, दोबारा से वो दवाइयाँ यूज़ की जाएँ, डाइट का ध्यान रखा जाए, तो दोबारा से ब्लॉकेज नहीं होने देती। तो एक बार ही किसी को स्टंट लग गया और वो फिर अगर हमारे पास आता है आयुर्वेदा में, जब उसका वो कोर्स पूरा हो जाता है, वो अपनी दवाइयाँ धीरे धीरे अवल तो खुद ही बंद कर देता है। जबकि मैं ऐसा नहीं कहूँगा वो बंद नहीं करनी चाहिए। आयुर्वेदा में एस्पिरिन की जगह बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो खून पतला रखती हैं। अब बाकायदा हमारे पास खून पतला करने की अच्छी दवाइयाँ हैं। आयुर्वेदा में बहुत सारी और दवाइयाँ हैं जो ब्लॉकेज खोल सकती हैं, ब्लॉकेज होने नहीं देती। अच्छा, दोबारा से ब्लॉकेज नहीं होगी तो स्टंट डलवाने फिर क्या करने जाएगा? तो ऐसी चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ है पंपिंग को इंक्रीज करने का बहुत अच्छा फार्मूला है। हमारी दवाइयों से पंपिंग बड़ी अच्छी इंक्रीज हो जाती है। जो श्वास रोग होता है, पैदल चलते हुए सांस चढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस चढ़ता है पेशेंट को, हार्ट वाले, वो सब ठीक हो जाता है। पैरों में स्वेलिंग आती है, उसके लिए बहुत अच्छा फार्मूला है। तो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक में। और मुझे वो चीज़ें जब वो मैंने सीख लिया एलोपैथिक पार्ट,
तब मुझे लगा कि अब इसके बाद कुछ होना चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स हैं वो सब दवाइयाँ यूज़ कर लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। फिर अल्टीमेटली उनको स्टंट डलवाना पड़ता है, या उनको जो है आपका जो है CABG बाईपास करवानी पड़ती है। तो ऐसा कुछ मेरे को समझ आया कि ऐसा कुछ आपको बीच में करना चाहिए कि जो इस चीज़ को प्रिवेंट कर सके। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में ये सब है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अभी वो मतलब हमारा इसके जो मेन डॉक्टर थे हमारे भाई, मतलब ये बहुत हमारे लिए मतलब दुखदाई रहा कि हमारे जो गुरुजी हैं डॉक्टर SN ओझा जी थे। अच्छा। अमेरिका ने भी उनको रिवार्ड किया था। अच्छा। आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी के पॉइनर हैं वो। अच्छा। हाँ, ही बिलोंग्स टू सांगली, और वो एक पहले ऐसे आयुर्वेदिक PhD आयुर्वेदा थे जो आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजिस्ट थे, जिनके नीचे 4 DM कार्डियोलॉजी काम करते थे। अच्छा। उस हॉस्पिटल में 4 DM कार्डियोलॉजी उनके साथ काम करते थे, उनके समझिए उनके मार्गदर्शन में काम करते थे वो। यानी कि जो पेशेंट का अगर इमरजेंसी में अगर PTCA नहीं हो सकता तो डॉक्टर SN ओझा उसको अपनी दवाई से ठीक कर देते थे। अच्छा, ठीक कर देते थे? ठीक कर देते थे, प्रूवेंड है वो। मतलब उन्होंने वहाँ काम किया सांगली महाराष्ट्र में, और पूरा गोवा पूरा महाराष्ट्र उनको आज भी अच्छे से जानता है। डॉक्टर SN ओझा बहुत फेमस हस्ती हैं। जो कभी मतलब जिनको कभी भूल नहीं सकते आयुर्वेदा के लोग, क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ों पे अपने वो दिए हैं, अपनी रिसर्च दी है। वो आदमी ऐसा था कि उसको हर मॉडर्न की हर रिसर्च पता थी, लेटेस्ट से लेटेस्ट। अमेरिका की जो रिसर्च यहाँ नहीं पता थी उसको पता थी बंदे को, और आयुर्वेदा की जो डीप से डीप रिसर्च है वो पता थी। उन्होंने मतलब हर चीज़ पे काम किया, बहुत अच्छे से काम किया। आयुर्वेदा में बहुत अच्छे ऐसे अभी एल महादेवन सर एक्सपायर हुए हैं। वो पूरे के पूरे ही समझिए कि आप इधर से उनको हैरिसन पूरी याद थी, इधर से चरक संहिता याद थी। अच्छा। मतलब ऐसे लोग आयुर्वेदा में हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, और उनकी गाइडेंस के अंडर हम लोगों ने काम किया है। तो उससे क्या है कि हमारे पास आयुर्वेदा में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सिर्फ लोगों को एक विश्वास में आना पड़ेगा, जो इंडिया आ रहा है अब। पिछले 5 साल में बहुत चेंज देखा है मैंने। पहले लोग आके सोचते थे, बैठते थे कि लूँ कि नहीं लूँ आयुर्वेदिक, अब घर से सोच के आते हैं नहीं मुझे आयुर्वेदिक दवाई लेनी है, और उसका रिजल्ट भी मिलेगा। ये फ़र्क आया। तो इसमें क्या आपने उनके साथ काम किया था, SN ओझा जी के साथ? SN ओझा के अंडर काम किया मैंने, सर SN ओझा भी काम किया। और भी हमारे बहुत अच्छे सुभाष सर जी हैं दिल्ली से, और ये बघेल सर हो गए, और हमारे अभी भी बहुत आरोग्य लक्ष्मी NIA जयपुर से हैं। बहुत बड़े आयुर्वेदा में बहुत। लेकिन मैंने ये देखा है कि अभी भी आयुर्वेदा ना थोड़ा सा अनटच्ड है। आयुर्वेदा के लोग, हाँ आयुर्वेदा के हमारे, मैंने देखा है कि मॉडर्न में अभी भी लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होने के बावजूद भी उन लोगों का सब कुछ चल रहा है, भाग रहा है। आयुर्वेदा की इतनी अच्छी नॉलेज होने के बाद भी आयुर्वेदा में विश्वास अभी कम है लोगों को। और इसी चीज़ के लिए थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी अगर इसमें थोड़ा और हेल्प करे ना, तो जैसे क्या होता है कि मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये तो बड़ी चीज़ें हो गई। आयुर्वेदा एक ऐसी साइंस है जो गली गली में भी आयुर्वेदा का क्लिनिक होना चाहिए। आपको जुकाम लगा है, आप देखिए सिंपल, आप जुकाम की दवाई खाते हैं ना, तो इतनी ड्राउजीनेस रहती है उसमें। आप सिंपल जुकाम की दवाई खा लें, कोल्ड की खा लें, आप 3 दिन दवाई खाते खाते भी इतने ड्राउजी, और आप इतना मतलब आपको एक अजीब सा फील होएगा कि आपने जो मेडिसिन खाई एलोपैथी की, वो खाने के बाद मुझे और ज़्यादा समस्या हो गई। बुखार तो ठीक हो गया, इन्फेक्शन ठीक हो गया, लेकिन जो उसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं। अगर उसी में भी आपको अगर आयुर्वेदिक दे दी जाए, आपको ताली सादी से तो पिला दी, आपको ऐसी दवाइयाँ दी जाएँ, कोई जुकाम दूसरी डोज में ठीक हो जाता है। अभी मॉडर्न साइंस भी कहती है कि आप लोग, हम अपने जो डॉक्टर्स को कहती है आप एंटीबायोटिक बहुत रैशनल यूज़ कीजिए, ऐसे वायरल में मत कीजिए। वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब वायरल में भी इतना एंटीबायोटिक खिला दिया कि दवाइयाँ ही नहीं बची, दवाइयाँ है ही नहीं, एंटीबायोटिक सब समाप्त हो गए। तो इसीलिए अब आयुर्वेदा को दोबारा आयुर्वेद आ रहा है। आयुर्वेदा की दवाइयाँ लोगों को मैं कहूँगा कि आयुर्वेदा की दवाइयाँ खा के देखें, अपने घर से चीज़ें खा के देखें। छोटे मोटे जुकाम में तो आप दालचीनी की चाय पी लीजिए, उसी से ठीक हो जाएगी। हर चीज़ के लिए आप अगर एंटी कोल्ड मेडिसिन खा रहे हैं तो उसकी ड्राउजीनेस साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये तो बिल्कुल सही। छोटी चीज़ों के लिए मैं कहूँगा कि आयुर्वेदा को, जैसे कि अभी अब देखिए कि मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। अब मोहल्ला क्लिनिक है तो वो एलोपैथी क्लिनिक ना, ऐसे मोहल्ला क्लिनिक गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे पूरे इंडिया में खोल देती है। हर शहर में इनके पास ऐसे डॉक्टर्स को बना दे, और ज़रूरी नहीं मैं कहता हूँ फुल टाइम पे रखे, पार्ट टाइम भी आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत काम करने वाले वो तैयार हैं। 3 घंटे का क्लिनिक बना दे, उसमें आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर आ जाए शाम को, तो भी लाइन लग जाएगी। ऐसी दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक में, आप समझिए कि हर बीमारी के लिए दवाई लगा के चलो आप।
इवन ब्रेन की बीमारियां हैं। आज एल्जीमर्स का कोई इलाज नहीं है, एल्जीमर का आयुर्वेदिक में शुरू के स्टेज में बहुत अच्छा इलाज है। आज भ्रम रसायन खाइए आप, इतना चमत्कारिक इफेक्ट है। हमारे कल्याणक घृत इतने अच्छे काम कर रहा है। तो दवाइयाँ बस ये प्योर फॉर्म में मिल जाए और खानी चाहिए। उसके लिए वैद्य की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अपने आप लेके नहीं खा सकते दवाइयाँ आप, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी इतनी ज़्यादा इजी नहीं है। रस औषधि को तो बिना वैद्य के बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अभी हम जो आयुर्वेदा में काम कर रहे हैं लीवर और किडनी डिसऑर्डर्स में, लीवर में सिरोसिस को भी रिवर्ट कर रहे हैं। अर्ली सिरोसिस वहीं कंट्रोल हो जाता है। मतलब आप समझिए कि किडनी फेलियर वाले पेशेंट बहुत अच्छे रिजल्ट्स में आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी दवाइयाँ, सेफ़ हैं। आप ये मान के चलिए, चलो रस औषधि तो एक अलग है, बिना रस औषधि के भी हमारी जो प्लांट्स की औषधियाँ, हर्बल औषधियाँ हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो इफेक्ट बहुत अच्छे हैं, पर एक विश्वास की बात है। अगर पेशेंट विश्वास करके 1 से 2 महीने ट्रीटमेंट ले लेता है तो उसके सारे पेशेंट। हाँ, अच्छा, ये आप वैसे इमरजेंसी कार्डियोलॉजी में भी काम करते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इमरजेंसी कार्डियोलॉजी कैसे काम करती है? देखिए, इमरजेंसी कार्डियोलॉजी में ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, हार्ट अटैक के बाद हो गया, तो उसमें हेल्प कर सकता है। इमरजेंसी कार्डियोलॉजी में आयुर्वेदा हेल्प करता है। जैसे कि कोई दवाई नहीं है आपके पास ऐसी, एक पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक में क्या रहता है कि ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है ना, उसको कम करना होता है। ऑक्सीजन बाहर से लगा दी जाती है। ऑक्सीजन की कंजम्पशन अगर हम तेज़ कर देंगे तो हार्ट अटैक दोबारा हो जाएगा। एक हॉस्पिटल लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं। अभी मतलब पीटीसी नहीं हुआ, पेशेंट एडमिट हुआ चेस्ट पेन से, ईसीजी हुई, हार्ट अटैक आ गया। तो कई बार क्या है, हार्ट अटैक के साथ साथ ना ब्लड प्रेशर उसका फॉल कर गया। पेशेंट का ब्लड प्रेशर सिर्फ 80/660 आ रहा है। तो पहले डॉक्टर उसको 80-60 को कवर करेगा, तब उसको पीटीसीए करेगा। अच्छा। क्योंकि बड़ी समस्या रहती है। गोल्डन पीरियड तो होता है, लेकिन पीटीसीए से पहले ब्लड प्रेशर इतना गिर गया तो पेशेंट तो एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में ना हमारी दवाइयाँ, सिद्ध मगरध्वज मैंने बताया अभी आपको, बहुत अच्छा काम करता है वो। मगरध्वज एक बहुत स्वर्ण का योग है, गोल्ड की मेडिसिन है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में काम करता है। और भी कई चीज़ें, जैसे किसी को सांस नहीं आ रहा तो हमारे यहाँ श्वास उठार रस एक मेडिसिन है, उसका नस्य दिया जाता है। अच्छा। नाक से सूंघने को दे दो, तुरंत सांस ठीक हो जाता है। अच्छा। तो आयुर्वेदा में काफ़ी योग है। ऐसे ही सिर दर्द के लिए सूर्यशेखर रस का नस्य है। और नस्य तो वैसे भी आयुर्वेदा में बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है ना, क्योंकि सिर की सभी रोगों के लिए एक द्वार है नस्य। तो उसके थ्रू कई तरह के घृत भी दिए जाते हैं, कई तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इसमें काफ़ी स्कोप यही है। बाकी तो मेडिसिन अलग अलग चीज़ के ऊपर लगा। मेनली इमरजेंसी मेडिसिन में ब्लड प्रेशर डाउन होने पे, ब्लड प्रेशर हाई होने पे आयुर्वेदा का स्कोप है। ब्लड प्रेशर हाई होने में हम रक्त मोक्षण भी करते हैं। अच्छा। थोड़ा सा ब्लड लेटिंग कर देंगे तो एक्स्ट्रा ब्लड निकल जाता है। जब पेशेंट का एचबी ठीक हो तो पेशेंट को ब्लड प्रेशर में काफ़ी रिलीज हो जाता है, हेल्प हो जाती है। और कोई ऐसी चीज़ कि अगर किसी को एकदम से कुछ हार्ट अटैक सा फील हो रहा है या हाँ, आ रहा है, तो इमीडिएटली कोई चीज़ वो ले सके, कोई ऐसा कोई? आयुर्वेदिक मेडिसिन तो बहुत है। आयुर्वेदिक में कस्तूरी भैरव रस है, ऐसी कई चीज़ें हैं। जब पेशेंट का बिल्कुल ही सिंक कर रहा है तो उस समय उसको एक हमारा वो आता है मोहरा, जहर मोरा रस आता है। अच्छा। एक तो जहर मोरा कॉमन होता है, जहर मोरा रस है, वो अगर जीभ के नीचे दीजिए तो हार्ट पूरी तरह पंपिंग करने लग जाता है। अच्छा। एक हमारा हेमगर्भ पोटली रस है, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाए या सिंक कर रहा हो पेशेंट, नियर टू डेथ हो, तो अभी कोविड टाइम में बहुत लोगों को हेमगर्भ पोटली का चाटन चढ़ाया गया, बारीक करके शहद में मिला के फटाफट जीभ के नीचे दिया गया, तो पेशेंट विद इन 15 सेकेंड कई बार तो उठ के बैठ जाता है। जो पेशेंट ऐसे पड़ा हुआ था, नाक में पाइप लगा हुआ था और करके बात कर रहा था, वो पेशेंट भी उठ के बैठ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, पर इन पे और काम होने की ज़रूरत है। बहुत से वैद्य ऐसे हैं, हमारे कुछ वैद्य ठक्कर सर हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो अहमदाबाद में। बहुत मैंने उनके अंडर काम किया है, तो बहुत अच्छा, मतलब इमरजेंसीज में वो हॉस्पिटल्स में जाके उन्होंने ड्यूरिंग कोविड, आफ्टर कोविड, वो उनका नाम है वहाँ पे इमरजेंसी में। जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो उनको बुलाते हैं कि भाई आप अपनी आयुर्वेदिक ट्राई कीजिए। तो वो गोल्ड की बस में रस औषधियाँ बहुत यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम लोग भी रस औषधियाँ बहुत यूज़ कर रहे हैं उन केसेस में जहाँ इमरजेंसी है। तो हमारे पास हेमगर्भ पोटली हो गया, हमारे पास मैंने बताया अभी आपको जहर मोरा रस गोल्ड वाला हो गया, जो कि जीभ के नीचे देने से ही पेशेंट का हार्ट काम करने लग जाता है। तो ये सब इमरजेंसी मेडिसिन का ही पार्ट है। पेशेंट को हार्ट फेलियर था, पेशेंट आवाज़ भी नहीं निकल रही थी पेशेंट की, और पेशेंट को जहर मोरा रस दिया गया जीभ के नीचे और सहस्त्रपुटी अमरक भस्म दी गई पेशेंट को, तो पेशेंट तीसरे दिन चलने लग गया।
आप ये समझो पेशेंट पैदल चला और उसके बाद पेशेंट 7वें दिन तो आउट ही हो गया हॉस्पिटल से। और जिस दिन वो आया पेशेंट, मतलब जिस दिन वो सीरियस था, बुलाया गया, उस दिन उन्होंने डॉक्टर ने बोल दिया था भी हमारी तरफ से तो ये भाई गया, हमारे पास नहीं है। सिर्फ 5% इनका कार्डियक आउटपुट है, इनका इंजेक्शन फ्रैक्शन 5% है, अच्छा। जबकि 60% नॉर्मल होता है। तो उसकी कोई हमारे को उम्मीद नहीं है। उसका BNP जो टेस्ट होता है वो आपका एक प्रोटीन टेस्ट होता है ब्लड में, ठीक है जी, न्यूट्रोटिक प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन टेस्ट उनका कई 1000 टाइम्स आया हुआ था। तो वो ये शो करता है कि पेशेंट इन CHF, हार्ट फेलियर में है, सीवियर हार्ट फेलियर में था वो। और सीवियर हार्ट फेलियर से उसको कैसे एक आयुर्वेदिक दवाई रिवर्स करती है, तो आप उसका दम समझिए कि सहस्पोती अबरक बसम ने कैसे काम किया, ज़बरदस्त, कैसे जहरमोरा ने काम किया। वो गोल्ड की मेडिसिन हैं, वो तैयार हैं, अच्छी कंपनीज की मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल है। तो वो सब पे जिसने काम किया है उसको बहुत अच्छा ज्ञान है। तो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, इमरजेंसी कार्डियोलॉजी में आयुर्वेदा का बहुत दम है। बस थोड़ा सा ये है कि हमारे पास जो है ना, मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट्स या ICCU, मतलब कार्डियक केयर यूनिट्स नहीं है अभी आयुर्वेदा में। कोई ऐसा कोई काम हुआ नहीं। सर्जरी में भी मेरे ख्याल से सर्जरी तो अलाउड हो गया है, लेकिन वो ज़्यादातर प्रोक्टोलॉजी और आप समझिए कि एनल जो सर्जरी ज़्यादा होती है। अच्छा। आयुर्वेदा में अभी तक मतलब एनोरेक्टल में ही काम हो रहा है, क्षार सूत्र पे और इन सब पे ज़्यादातर सर्जन यही करते हैं। सर्जरी तो वो कर रहे हैं पूरी, पर उनका अभी अलाउड हुआ है, 1 साल हो गया सर्जरी को अलाउड हुए, तो अलाउड हो गया है। लेकिन अभी उतने फुल स्केल पे मेरे को लगता है अभी स्टार्ट नहीं किया लोगों ने सर्जरी करना। वो किसी के साथ काम कर रहे हैं, मतलब सीखते भी है ना, फिर उसमें डिपेंड करता है। खाली एनोरेक्टल से तो काम नहीं चलता। पाइल्स और फिस्टुला की सर्जरी, लेकिन उसमें भी आयुर्वेदा अच्छा है। अच्छा। पाइल्स और फिस्टुला की तो मेडिसिन भी बहुत अच्छी है आयुर्वेदा में। आपको जरूरी नहीं कि सर्जरी लेवल तक जाना पड़े, तो पाइल्स और ये सारी बीमारियां तो दवाइयों से ठीक हो जाती है। बेसिकली तो वही खान पान का चक्कर है सारा। अगर आप बेसिक्स अगर आप वहीं से स्ट्रॉन्ग करते चलो तो आगे की दिक्कतें कम आनी शुरू होंगी। भाई मैं अभी मानता हूँ आज का युग ऐसा है कि खान पान का चक्कर पूरी तरह नहीं ठीक हो पाएगा। तो बीच का रास्ता यही है ना कि आदमी को जो बीमार है उसको तो करना चाहिए ना, उसको तो ये सोचना पड़ेगा भाई कोई हाल ही नहीं है। अगर आप ठीक नहीं रहोगे, अगर आपको वाइन मना है, मिर्च मना है, लाल मिर्च मना है, आपको पाइल्स है, आपको गर्म चीज़ें मना है, तो आपको मना है तो बस मानना पड़ेगा ना, फिर तभी तो ठीक होगा। नहीं तो फिर क्या है कि अगर सर्जरी कर देगा तो दोबारा से सर्जरी करानी पड़ेगी, पाइल्स फिर से हो जाती है। हर बीमारी में जो है ना पुनर्भव तो हर बीमारी में है, हर बीमारी दोबारा होती है। कौन सी बीमारी ऐसी है जो नहीं होती? और ये है कि आदमी को एक वो मिल जाता है कि यहाँ इसके बाद में खाना पीना ठीक करो तो ये सब ठीक हो जाए। वो बड़ा अच्छा है उसमें। नहीं ओवरऑल मुझे लगता है। वैसे आपको इसका फ्यूचर कैसा लगता है ओवरऑल आयुर्वेदा इन कार्डियोलॉजी, इन डायबिटीज़? आने वाला टाइम आपको क्या लगता है आयुर्वेदा क्या करेगा? मेरे हिसाब से जिसको ज्ञान है, जो ढंग से ट्रीट कर रहा है। अब हमारे पास क्या है, जैसे मैं ये नहीं कहूँगा मुझे बहुत ज्ञान है, बहुत लोगों को ज्ञान है, लेकिन आपको ना एलोपैथी का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। आपके सामने पेशेंट फाइल दे देता है, आपको उसकी दवाइयाँ नहीं पता हो। मैंने बहुत से ऐसे डॉक्टर देखे हैं हमारे डॉक्टरों में से, एलोपैथी में भी से देखे हैं, जिनको उनकी दवाइयाँ नहीं पता पूरी की पूरी। अरिदमिया की इतनी मेडिसिन हैं कि उनके डॉक्टर्स को अरिदमिया की टाइप नहीं पता, अरिदमिया की दवाइयाँ नहीं पता उनको। तो आपको अपनी पैथी की दवाइयाँ पता हो, उनकी पता हो, तो आप पेशेंट की कर पाएंगे, फाइल को भी समझ सकते हो भी इसको क्या क्यों दिया गया। तो ये बात है। बाकी आजकल थोड़ा सा ये है कि हॉस्पिटल्स में ज़्यादा ही पेशेंट को खींच के लिया जा रहा है, उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं कोई देके खुश है। ये चीज़ तो बड़ी दिक्कत हो रही है। पेशेंट को कुछ बीमारी है, असल मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी बीमारियाँ ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उनका इलाज किया जा सकता है। वो उस चीज़ पे ज़्यादा जोर नहीं देते कि पेशेंट परहेज करे और ठीक हो जाए। वो ये कहते हैं भैया तू यहीं पे अपना आता रहे, बस फीस देता रहे और दवाई लिखवाता रहे। उनका ये ध्येय रहता है कि बस कि पेशेंट हमारा परमानेंट हो गया, उसको ठीक नहीं कोई करके खुश, कहीं भी कोई ठीक करके खुश नहीं है। आयुर्वेदा में ये चीज़ नहीं है। आयुर्वेदिक के ज़्यादातर डॉक्टर्स ये करते हैं कि उनको दवाइयाँ लिख देते हैं, ठीक कर देते हैं, इतना टाइम देते हैं पेशेंट पे, परहेज भी बताते हैं। इतना टाइम कोई डॉक्टर नहीं देता, ये सिर्फ वैद्य ही देता है टाइम पेशेंट को। उससे होता भी यही है ना कि उनको सोल्यूशन भी वैसा ही मिलता है, क्योंकि आयुर्वेदा एक ना एक्चुअली है भी टफ साइंस है। रोग का ज्ञान करना, अपने आप से पता लगाना, उसकी एक पूरी हिस्ट्री चाहिए, डिटेल हिस्ट्री लेना, उसमें टाइम भी बहुत लगता है। एलोपैथी में तो क्या है, बैठते ही पेशेंट के टेस्ट तो पहले डॉक्टर स्लिप पे लिख देता है, उससे बिना पूछे ही इतनी टेस्ट लिख देता है, इतनी दवाई का पर्चा भर जाता है। और पेशेंट को ये लगता है कि इसने मेरे को इतनी देर तो लगाई भी नहीं, देखा भी नहीं, उसको पहले से सब पता होता है। तो ये चीज़ बहुत है।
नहीं आई थिंक ये तो टाइम के साथ चेंज होगा इसका तो बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई हल नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ ओवरऑल आने वाले टाइम में आयुर्वेदा और ओवरऑल इन जनरल आयुष डॉक्टर्स जो है ना धीरे धीरे सोल्यूशन इसका सोल्यूशन ले रहे हैं, बिल्कुल, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, काम भी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात है customers भी स्पेशलाइज्ड बढ़ होते रहे जा हैं, रहे हैं, स्पेशलाइज्ड होते जा रहे हैं आयुर्वेदा के डॉक्टर्स, क्योंकि उनको इस बात का आइडिया है कि स्पेशलाइज होने के बाद ही आपके पास उस फील्ड का पेशेंट पूरी तरह आपको उसकी खुद को नॉलेज होगी, आप उसको सभी क्वेश्चंस के आंसर भी दे पाओगे। राइट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं ओवरऑल बहुत अच्छा था। आई थिंक मुझे लगता है कि जितनी भी आपने चीज़ें बताई हैं लोगों के काम तो 110% आएंगी, नहीं आए तो वो मैं ये चाहता हूँ आने चाहिए। अभी मेरा थोड़ा स्किन के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा आइडिया और देना चाहूँगा कि आज के टाइम स्किन की बीमारियाँ क्यों ज़्यादा हो रही हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है, देखिए सबसे बड़ा कल्प्रिट है एसी। आपका पसीना ही नहीं निकलता आज के दिन, जबकि स्किन डिजीज का मूल कारण पसीना है। पसीना निकल गया तो स्किन के जर्म, स्किन के दोष बाहर ही निकल जाएंगे। भाई पसीना क्यों आता है? जो जर्म्स आपकी स्किन पे बैठे हैं वो अगर अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो वो तो बीमारी कर देंगे। आपकी स्किन में जो स्वेटिंग होती है, वो स्वेटिंग इतनी वो होती है, ख़राब होती है कि वो जर्म्स को मार देती है। इतने उसमें जो चीज़ें हैं, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें निकलती हैं बॉडी में से स्वेट के थ्रू, कि वो स्वेट ही इतना बड़ा आपका जो है ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन जाता है। कि इतनी बड़ी स्किन है, सबसे बड़ा ऑर्गन बॉडी में स्किन है, तो स्किन आपकी बीमारियों को एकदम से निकाल देता है। और वो कब निकालता है? जब आपकी प्रॉपर स्वेटिंग होती है। अब लोग क्या करते हैं, सारा दिन तो एसी के नीचे बैठते हैं, जिम जाते हैं तब वो वहाँ भी एसी चलवाते हैं, हर जिम में एसी लगा हुआ है, तो फिर फ़ायदा क्या जिम करने का? या तो आप बाहर जाओ, ओपन में जाओ, पार्क में जाओ, खुद हवा में जाओ, ऑक्सीजन कुछ तो मिलेगी ना। अब जिम से कोविड क्यों हुआ इतना ज़्यादा? जिम के टाइम सबसे पहले कोविड के टाइम जिम बंद हुए। क्यों बंद हुए? क्योंकि भाई वहाँ पे क्या था, नीचे अंडरग्राउंड में जा करके सभी वहीं हाथ लगा रहे हैं, जम्स थे। तो अब ये सोचो भी कुछ ऐसा होना चाहिए हेल्थ के लिए, जो पार्क में जाके आप ओपन जिम लगाओ, वहाँ पे एक्सरसाइज कर लो। और नहीं तो अपना आप बेस्ट तो पार्ट ये है कि आप योगा करो एसी बंद करके, तो आपको स्वेटिंग भी होएगी, आपका शरीर भी ठीक रहेगा। दूसरा स्किन में क्या है कि आज जो कल्चर आ रहा है, आप देख रहे हो दही के साथ, दही में सॉसेज मिलाई जाती हैं, दही में चटनी मिलाई जाती है। पीछे मैडम भी कह रही थी कि नमक के साथ दूध का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो एक तो ये जो शेक्स चल रहे हैं, मैंगो शेक, ये सब एक्चुअली विरुद्ध आहार है। मैंगो जो माना जाता है वो बेसिकली अमल है। मैंगो का जो उसका रस है, अमल रस होता है मैंगो। बाद में थोड़ा मीठा हो जाता है ज़्यादा जब चेंज मौसम आता है, फिर भी लास्ट तक आप आम खाएंगे तो खटास तो होती है उसमें। उसके साथ दूध मिलाया जाता है जो कि मधुर रस है। तो अमल और मधुर रस का कॉम्बिनेशन नहीं है, वो अंदर जाने के बाद स्किन डिजीज करता है। तो यहाँ शेक्स, जितने भी शेक्स हैं, मोजिटोज हैं, ये सब हैं, ये सब जहर है। लोगों को कोशिश करना चाहिए कि इनसे बचना चाहिए। इसके बजाय आप रूह अफ़ज़ा का दूध पी लो। और आप दूध के अंदर कुछ मिलाना चाहो तो, मैं वैसे कॉफ़ी के लिए नहीं कहता, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी भी चल जाती है। उसका वो मतलब विरुद्ध आहार के रूप में नहीं है। तो कई तरह से आप सिंपल दूध भी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूध जरूर आदमी को लेना चाहिए, बल्कि गर्म दूध ही लेना चाहिए। निवाया दूध पिएगा रात को आदमी, तो उसके अंदर पूरा जो है ना दूध जो है मधुर रस होने के कारण जितना अमल बनता है डेली का, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा। दूसरा, दूध से कॉन्स्टिपेशन बड़ी अच्छी ठीक रहती है। निवाया दूध पीने से सुबह पेट अच्छा साफ रहता है। दूध में बाकी प्रोटीन्स, कैल्शियम सब है ही, विटामिन भी दूध में होते हैं। तो आप ये देखिए, दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। तो फिर दूध को हम दुनिया भर के शेक्स बना के ख़राब करते हैं, वो चलो करता ही करता है। दूसरा जी, दूध की जो दही बन गई, उसमें फिर दुनिया भर की सॉसेज, चटनियाँ ये डाल के हम जब खाते हैं, तो वो स्किन के अंदर जा करके पित्त दोष बढ़ाती है। स्किन में ना पित्त का बड़ा रोल है। अच्छा। क्योंकि रक्त है ना, रक्त और पित्त ना काफ़ी सिमिलर है। रस एक अलग चीज़ है। खाना खाया, आहार खाया, आहार का पहले सिंपल रस बनेगा, फिर रस धातु बनेगी। धातु अलग चीज़ है, रस अलग चीज़ है। रस धातु के बाद रक्त धातु बनती है। रक्त धातु को निर्माण करने में लीवर का बड़ा काम है। अच्छा। हाँ, रक्त जो बनता है, जो लाल रंग आता है ना, वो रंजक पित्त है हमारे शरीर में। अच्छा। वो रंजन करता है उसको कलर करता है, रेड कलर वहाँ से आता है। लेकिन जो पित्त है, पित्त नॉर्मल पित्त या एक भ्राजक पित्त है, ऐसे ही हमारे शरीर में 5 तरह के पित्त होते हैं। तो जो हमारी स्किन है ना, उसमें मतलब जो पित्त होता है, वो पित्त हमारा खराब हो जाता है। वो किससे वो खराब होता है? हमारा रक्त खराब हो जाता है। रक्त आम भाषा में कहते हैं कि आपका तो ब्लड प्यूरिफाई करना पड़ेगा। ब्लड प्यूरिफाई की दुनिया भर की दवाइयाँ भी पीते हैं लोग, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाता?
क्योंकि जो हमारा पित्त बढ़ जाता है, हम आज के टाइम में इतना स्पाइसी खा रहे हैं, लोग इतना मिक्स करके खा रहे हैं, विरुद्ध आहार खा रहे हैं, वो सब चीज़ें जो मतलब खा रहे हैं ना एकदम तीखा, जो चीज़ें आजकल लोगों में, आजकल के बच्चों में मीठा खाने का रिवाज नहीं रह गया। आप किसी बच्चे को बोलो जलेबी खा ले, गुलाब जामुन, मना कर देगा। आइसक्रीम तो खा लेगा वो, लेकिन बाकी सब चीज़ें आज के टाइम हर आदमी स्पाइसी और जंक फूड के रूप में खाना पसंद करता है। जंक में स्पाइसेस दबा के होते हैं, ऑयल होता है, वो पित्त को बढ़ा देता है। पित्त को बढ़ाने का मतलब है आपका पित्त और रक्त एक ही चीज़ है। वहाँ पित्त जो है रक्त को सबसे पहले ख़राब करता है, दूषित कर देता है, और रक्त दूषित हो गया तो स्किन दूषित हो गई। तो ऐसे ही रक्त जब स्किन में जब स्किन में रक्त चलता है तो रक्त में दुनिया भर की जो बीमारियां आ जाती हैं वो अलग अलग रूप में अपनी संप्राप्ति करती हैं। स्थान संचय होता है आयुर्वेदा में ना, मतलब एक सिस्टम है। पहले जो दोष है वृद्धि होंगे, संचय होंगे, उनका प्रकोप होगा, प्रसर होगा, स्थान संचय होगा। अच्छा, स्थान संचय मतलब वो होता है कि किसी ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं बॉडी के, यानी कि वहाँ पे इम्यूनिटी फाइट नहीं करती है, या वहाँ पे दोष को एक अच्छा चांस मिलता है जाने का, वहाँ वो स्थान संचय होकर बैठ जाते हैं, वहाँ से वो फिर व्यक्त हो जाते हैं। अच्छा, इस तरह से आप देखोगे स्किन डिजीज, इस समय एक्जिमा, इस समय आपको सोरियासिस, इस टाइम आपको स्किन की दुनिया भर की एलर्जियाँ, और ये ठीक भी नहीं हो रही है। और एक्नी तो है ही है, एक्नी तो उनको है जो कि कफ के, एक्नी में कफ और पित्त का दोष ज़्यादा रहता है। कि जैसे जो लोग बहुत जंक खाते हैं, फिर वो ऑयली फूड खाया, ऑयली फूड उनके जो ग्लैंड्स हैं उनको हर टाइम भरे रखते हैं, और वो अपनी फेस की भी केयर नहीं करते ढंग से। तो इसमें तो आयुर्वेदा का बड़ा अच्छा रिजल्ट है। एक्नी का हमारे पास पेशेंट 100% ठीक होता है। अच्छा, बिल्कुल, हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक्नी मार्क्स भी ठीक हो जाते हैं। एक्नी के स्कार्स में प्रॉब्लम आती है थोड़ी, तो हम चाहते हैं ऐसा चांस मत दो भाई, एक्नी ठीक कर दो। एक्टिव एक्नी ठीक हो जाएगी तो स्कार नहीं बनेगी, क्योंकि स्कार का इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। स्कार में बहुत सारी मशीन्स लगती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चाहे आयुर्वेदा हो चाहे एलोपैथी हो, दोनों ही बड़ा मुश्किल से ठीक कर पाते हैं। ठीक हो जाते हैं स्कार्स भी, मशीन्स हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आयुर्वेदा में एक्नी का इलाज बहुत बढ़िया है। बड़ी कठिन से कठिन एक्नी भी ठीक हो जाती है आयुर्वेदा से, क्योंकि आयुर्वेदा के जो प्रिंसिपल्स हैं वो पेट ठीक रखते हैं, और एक्नी का मूल कारण पेट ही है। वो पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, दोष इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद पूरा चेहरा भर जाता है। जैसे ही हम पेशेंट का पेट ठीक करते हैं, उसको रक्त शोधक करते हैं, उसका बड़ा अच्छा हो जाता है, बड़ा जल्दी ठीक होता है। लोग मानते हैं आयुर्वेदा स्लो है, पर मैंने देखा है 90% डिजीज़ में आयुर्वेदा स्लो नहीं है। अब आयुर्वेदा फास्ट काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ इंप्रूव हो गई हैं पहले से काफ़ी। पहले क्या होता था, लोग ये चूर्ण वूर्ण खाते नहीं थे, ले जाके रख देते थे, फिर दोष आता था कि आयुर्वेदा काम नहीं करता। एक्चुअली तो दवाइयाँ नहीं खाओगे तो कैसे होगा। अब हमने वो चीज़ कर दी है, बीच का रास्ता अपनाया है। जैसे पेशेंट खुश है वैसी दवाई उसको बना के देते हैं। मतलब हर दवाई की कुछ कल्पनाएं होती हैं। जैसे एक दवाई है, उसकी 6 कल्पना है। उसका सिरप है, उसका आसोवरिस्ट है, उसका चूर्ण है। जो उनसा पेशेंट कहेंगे चूर्ण नहीं खाता, कोई बात नहीं, आप ये खा लो जी, वो खा लेगा। अगर वो मन से दवाई लेके जाएगा तो वो खाएगा ना जाके। हाँ, अभी स्किन डिजीज़ में जो बात हम कर रहे हैं, जैसे अब अर्टिकेरिया है, एलर्जियाँ हैं, ये कई साल तक नहीं ठीक होती, क्योंकि एलोपैथी में स्टेरॉइड और एलर्जी की दवाई, बस एंटी एलर्जिक, वो खाओ, जब तक छोड़ दो फिर और ज़्यादा हो जाता है। आयुर्वेदा में अलग कारण है, आयुर्वेदा में प्रिंसिपल्स हैं। आयुर्वेदा में ना दोष तो है ही है, वात पित्त कफ, उसका ना एक तारतम्य भी देखा जाता है। जैसे एक पेशेंट का वात पैतेज व्याधि है, तो उसमें पित्त 1+ है, 2+ है, 3+ है, 4+ है, कितना प्लस है, उस हिसाब से दवाई भी है। इसको अंश कल्पना बोलते हैं, इसको अंश कल्पना बोलते हैं। भाई कितने अंश में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से दवाई दो। इसको प्रैक्टिकली आपने सीखा है 15 साल, 20 साल, 10 साल जो लगे हैं, ये आपका ध्यान करने से ध्यान आता है कि कौन सी। जैसे अब एक पेशेंट सोरियासिस का ही है, वो ऐसे फेज में आता है, सोरियासिस तीन टाइप से दिखाई देता है। वातज भी दिखता है, कम पित्तज भी दिखता है, और बहुत रेड भी दिखता है। तो जो बहुत रेड वाला आता है उसमें पित्त की जो अंश कल्पना है वो 4+ है। तो उसको दवाई, हमें अगर वही दवाई देंगे जो सबको देते हैं, वो नहीं काम करेगी, उसको स्पेशल पित्त वाली दवाई देनी पड़ेगी। ये चीज़ स्किन की, मतलब हमारे जो वैद्य हैं, जो हमारे नए वैद्य हैं, उनको स्किन में ये सीखना पड़ेगा। अभी क्या है, सबको पता है यार आरोग्यवर्धनी दे दो, गंधक रसायन दे, अरे भाई नहीं, ऐसे हर किसी को गंधक रसायन आरोग्यवर्धनी देने से हमारी दवाइयाँ फेल हो जाती हैं। इसलिए आयुर्वेदा के बाद में फिर कहते हैं आयुर्वेदा खा लिया फेल हो गया जी। 10 जगह से आयुर्वेदा खा के आ रहा है, फेल हो रहा है। तो क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि वो अंश कल्पना पे काम नहीं कर रहे,
वो ये नहीं देखते कि ये बीमारी की कौन सी वाली टाइप है। आयुर्वेदा में स्किन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोपैथी में नहीं है इंपॉर्टेंट। वही स्टेरॉइड उसको देना है, वही स्टेरॉइड दूसरे को देना है, सबको वही देना है, बट डोज थोड़ी कम ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अब चीज़ ये आ गई कि भाई आयुर्वेदा में कम से कम स्किन डिजीज़ का अच्छा इलाज है बिना किसी साइड इफेक्ट के। एक्जिमा क्योरेबल हाँ, है? एक्जिमा आयुर्वेद में क्योरेबल होगा ही होगा। एक्जिमा क्या है? एक्जिमा बेसिकली वो डिजीज है जो सिर्फ स्किन में, मतलब आप समझिए कि लुब्रिकेशन की कमी है। अच्छा। एक्जिमा का मूल रूट, एक्जिमा और जो ड्राई स्किन डिजीज है वो सारी क्यों है? क्योंकि लोग आजकल घी नहीं खाते, लोगों ने मक्खन खाना बंद कर दिया, घी खाना। अमूल मक्खन कोई मक्खन थोड़ा है, अमूल का बटर तो उसमें तो कोई फैट ही नहीं है। अब जीरो फैट खाओगे तो वो शरीर को क्या लगेगा? हमारी स्किन के नीचे ड्राइनेस आने से ये सारी बीमारियां होती हैं। इनका मूल कारण ड्राइनेस है। एक्जिमा कोई बीमारी नहीं है, एक्जिमा विचर्चिका को बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ड्राइनेस है, स्किन में ड्राइनेस हुई, उसके बाद खुजली हुई और पेशेंट ने छील दिया उसको, वहाँ से प्रोसेस शुरू हो गया। अब आयुर्वेदा वाले भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदा में खाने की दवाई बहुत अच्छी है। एक्जिमा वगैरह में, सोरियासिस में खाने की दवाइयाँ ऐसी हैं जो ड्राइनेस कम कर देती है। हम पेशेंट को ये भी कहें ना, आम आदमी को ये कहें कि आप घृत खाइए, आप घी ज़्यादा खाइए, तो उसको लगेगा यार कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ में इसमें हल बताता हूँ। गाय का घी जो है ना, गाय का घी कहीं से भी मिल जाए, अच्छा मिल जाता है। तो गाय का घी, इंडिया में भी एक पथमेड़ा, एक श्री कृष्ण भगवान की गौशाला है, वो बहुत प्योर फॉर्म में घी बेचते हैं, अच्छा घी मिलता है। तो ऐसा घी, या अपने आप खुद बना लीजिए घर पे, घी बन जाता है। बिलोना घी होता है ना जो, वो बेस्ट घी होता है। तो घी खाने से एक्जिमा, सोरियासिस और स्किन की जो बीमारियां ड्राइनेस वाली हैं सारी ठीक हो जाती हैं। अच्छा। इनका मूल इलाज घी है। आयुर्वेदिक में घृत हैं, हमारे जो मेडिसिनल घृत हैं, पंचतिक घृत हैं, आयुर्वेद घृत हैं, ये घृत हैं, अच्छे घृत हैं। ये भी अगर पेशेंट खाता है तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। एक्जिमा का इलाज बेसिकली कोई ऑइंटमेंट लगाने से नहीं है, अंदर से घी पूरा हुआ, आपकी स्किन की ड्राइनेस हटी और आपका एक्जिमा चला गया। अच्छा। बहुत बढ़िया इलाज है आयुर्वेदा में एक्जिमा का, सोरियासिस का। उसके मूल पे काम होना चाहिए बस। अगर ऊपर से लगाने की दवाई देते रहे, खाने की दवाई देते रहे खारिश की, तो वो जब तक खाएगा जब तक ही मिटेगा। अंदर से जब तक ठीक नहीं होगा उसको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। ऊपर से जो लगाते हैं वो भी उसी को, उसकी ऊपर से ड्राइनेस को लगाने से खत्म ठीक करते है, थोड़ा ड्राइनेस कितना कम कर लेगा। आपकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, 5 लीटर ब्लड में आप ऊपर से लगा के कितना घी अंदर प्रवेश करा दोगे? नहीं हो पाता ना। हम तो जो खाने का घी है उसको भी ऊपर लगाने को देते हैं। अच्छा। अगर महातिक्त घृत दे दिया तो महातिक्त घृत आप लगा भी सकते हो। अच्छा। तो वो अच्छा काम करता है। प्लस में और काफ़ी अच्छी दवाइयाँ आयुर्वेद में हैं जो कि अंदर से उसका जो रूट कॉज है उसको ख़त्म करती है। समझ गया। मतलब बॉडी क्या करती है, जैसे सोरियासिस है, सोरियासिस कोई ड्राइनेस से खाली नहीं होता। सोरियासिस तो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ पे आए तो ऑटोइम्यून डिजीज़ में क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज़ में एक फॉल्टी वो आ गया आपका। एक आपका जो कोड आना था, आपकी जो बॉडी है उसने एक ऐसा कोड बना दिया, आपकी नॉर्मल चीज़ को भी वो एबनॉर्मल इंटरप्रेट कर रही है। आपका कोड आपका उसने गलत वो कर लिया, उसके बाद सब चीज़ें गलत होने लग जाती हैं। आपकी बॉडी आपके खिलाफ ही काम करने लग जाती है, आपकी स्किन को ही डेड करने लग जाएगी। आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आ जाएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो गया। और वो ऑटोइम्यून डिजीज़ का यहाँ बहुत बड़ा चेंज है। मॉडर्न साइंस ऑटोइम्यून डिजीज़ को दबाने के चक्कर में लगी हुई है कि किसी तरह स्टेरॉइड खिला के, साइटोटॉक्सिन ड्रग खिला के इसको हम दबा दें। पर वो क्या करता है, वो कहीं से दबता है, कहीं और से बाहर निकल आता है। ये जहर है, वो तो बाहर आएगा भाई, जहर कहाँ जाएगा? साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो दवाई कैंसर में यूज होती थी उसको आज उसमें दिया जा रहा है। आप रोमेटेड आर्थराइटिस देख लीजिए, स्किन डिजीज देख लीजिए, सोरियासिस, जिसमें इतना मिथोट्रेक्सेट यूज हो रहा है, लेकिन वो सब नुकसान कर रहा है। आयुर्वेदा क्या कर रहा है? आयुर्वेदा कहता है कि इसकी जो इम्यूनिटी जो मिस इंटरप्रेटेड हुई है उसी को ठीक कर दो भाई। वही ठीक हो जाएगा। हाँ, उसको इम्यूनो मॉड्यूलेटर दो। उसमें भलातक है, गिलोय है हमारे पास, उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। आंवला भी काम करता है, गिलोय भी बड़ा अच्छा काम करता है। तो हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर हैं, थोड़ा लंबा टाइम खानी पड़ती है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर खाते खाते आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाती है। ऐसे हज़ारों पेशेंट ठीक हुए हैं जो आज बिल्कुल ठीक है। सोरियासिस बार बार आता है, मैं मानता हूँ। सोरियासिस इसलिए बार बार आता है कि पेशेंट अपने पेट पे ना काबू, जीभ पे कंट्रोल नहीं कर पाता। जो परहेज उसको बताए जाते हैं वो परहेज जब तक हमारे पास आता है जब तक करता है, उसके बाद वो सब भूल जाता है। ये बहुत दिक्कत है। हाँ, जबकि प्रॉब्लम वहाँ भी है। ऐसा नहीं है कि एलोपैथी दवाई खाते खाते भी वो अगर वो परहेज नहीं करेगा तो भी कोई फायदा नहीं मिलता उसको। पर आयुर्वेदा में ये है कि आयुर्वेदा में शोधन चिकित्सा भी बहुत अच्छी है। शोधन चिकित्सा में
स्किन की डिजीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, ये बहुत अच्छा है उसमें। बाकी अब तो ठीक है, लोग इतना नहीं कराते। अभी पंचकर्मा में भी लोग ज़्यादातर स्पा के रूप में जाते हैं, सैटरडे संडे जाएंगे, मालिश करवा के आ जाएंगे। वो सब मतलब वो सब उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आप सही से अगर पंचकर्मा अगर होता है आपके यहाँ तो फ़ायदा है। तो ये सब आयुर्वेदा के डॉक्टर्स को भी अच्छे से सीखना होगा, करना होगा कि भाई चलो पूरा नहीं तो जितना थोड़ा थोड़ा टाइम पेशेंट के पास है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये है कि डॉक्टर करना चाहता है, पेशेंट ही नहीं करवाना चाहता। पेशेंट कहता है जी मैं एक संडे आ सकता हूँ, अब एक संडे में 5 दिन का प्रोसीजर कैसे कर लेगा डॉक्टर, ये दिक्कत है। तो वहाँ पे फिर उसको वही शमन चिकित्सा देनी पड़ती है। शमन चिकित्सा में अच्छे रिजल्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है रिजल्ट्स। अगर मैं समझता हूँ कि पेशेंट आयुर्वेदा के साथ यूँ कहता है कि मैं ये भी पी लूँ वो भी खा लूँ, तो भी हम अलाउ करते हैं, चलो थोड़ा बहुत भाई आप परहेज़ नहीं करते चलेगा, लेकिन आप दवाई तो खाओ ढंग से, दवाइयाँ अच्छी हैं, आप थोड़ा बहुत परहेज़ करो, आप मतलब एक बीच का रास्ता निकालो कि आपकी मन की भी थोड़ी बहुत हो जाए, हमारी भी हो जाए, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं उस टाइप का चिकित्सक हूँ कि पेशेंट को ठीक होना ज़रूरी है। अगर हम खाली इतना हार्ड एंड फास्ट टूल पे रहेंगे तो पेशेंट दवाई नहीं खाएगा। उसमें फिर क्या है कि पेशेंट को ये लगेगा आयुर्वेदा वाले तो बहुत स्ट्रिक्ट, वैद्य बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अभी भी आज पेशेंट आके पूछता है आयुर्वेदा में तो बहुत सारे परहेज हैं जी, ऐसा कहीं नहीं है। आयुर्वेदा में परहेज है, लेकिन हम बैठ करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। पूरा पेशेंट के डाइट चार्ट बनाते हुए ये पूछ लेते हैं भाई आप क्या खाना चाहते हो। कुछ चीज़ें उनकी बिल्कुल गलत होती हैं तो मना कर देते हैं, लेकिन उसमें फिर पेशेंट को समझ आ जाता है भाई मेरे को डॉक्टर ने 50 में से 30 चीज़ें बता दी, मेरी मौज हो गई, भाई सारी बंद नहीं की है। अब अगर ऐसे बिल्कुल ही काटा मार दोगे तो पेशेंट दवाई नहीं खा सकता, वो दिक्कत है। मेरे ख्याल से पूरे दिन काम करता है तो वो फॉलो भी नहीं कर पाता होगा। वो नहीं कर पाएगा फॉलो, क्योंकि आज के टाइम के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कोई आदमी नाइट शिफ्ट कर रहा है, तो भाई नाइट शिफ्ट कर रहा है तो भाई ठीक है, थोड़ा सा उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत ये है भी, थोड़ी सी उसकी मेडिसिन ऐसे एडजस्ट हो जाएंगी कि जब वो उठेगा तब खा लेगा भाई, और क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो रात को काम करेगा और दिन में सोएगा तो उसको डायबिटीज़ हो जाएगी। वो थोड़ा सा उसको वो ये उस रूट पे आना पड़ेगा कि जब वो जाग रहा होगा तो खाना अच्छा खाए, अपने हेल्थ का ध्यान रखे, थोड़ा बहुत टाइम लगे तो सैर कर ले। शाम को भी सैर की जा सकती है, योगा किया जा सकता है। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि योगा सुबह ही करना ज़रूरी है। आप योगा के जितने भी सारे इंस्टीट्यूट देखोगे आज सब शाम को भी योगा करते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी है, इस बात को समझना चाहिए कि भाई हम किसी भी टाइम आप कर सकते हैं प्राणायाम योगा, तो वो शरीर को तो कुछ हेल्प भी मिलेगी। नहीं करेगा। हाँ, आई थिंक बहुत अच्छा था। मुझे लगता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं आपने जो शायद फॉलो करेंगे ना, जरूरी भी है। मैं चाहता हूँ आम आदमी इनको इन्हीं को, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आ रहा है डायबिटीज़ का, पूछता है जूस पीना है कि नहीं पीना, तो एक आम आदमी को कुछ भी नहीं पता होता बेचारे को, वो गलत चीज़ों से मिसगाइड हो जाता है, और वो मिसगाइड रहता है, दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। आज उसको ये पता लगना चाहिए कि रात को दूध पी के सोएगा तो कॉन्स्टिपेशन आधी ठीक हो जाएगी। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन मैं मानता हूँ आयुर्वेदा में आधी बीमारियों की जड़ है। ये आज की बात नहीं, पुराने ज़माने से कहा जाता है कि कब्ज़ 50% बीमारियों का मूल कारण है, और ये वाकई में है। अगर पेट साफ रहेगा तो सिस्टम सही रहेगा, आपकी अग्नि ठीक रहनी चाहिए, अग्नि पे ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। ये आम आदमी अपनी अग्नि खुद ही ठीक रख सकता है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि वो वैद्य के पास आके ठीक रखे। ऐसा खाना खाए, देख के खाए कि भाई मैंने पेट में इतनी भूख है, 4 पराठे खा लिए तो मेरी भूख मारी जाएगी, वो मेरे को नुकसान करेगा, तो 2 पराठे खाएँ। आयुर्वेद ये भी कहता है कि आप अगर खाना खाते हो 4 हिस्से कर लो, 3 हिस्से पेट भरो, 1 हिस्सा खाली छोड़ो। अगर 1 हिस्सा खाली छोड़ोगे तो वायु को घूमने की जगह मिलेगी। अच्छा, तो वायु जब घूमेगी तो प्रॉपर आपकी अग्नि भी ठीक रहेगी, अपान वायु निकल जाएगी। अपान वायु हमारे लोगों की आज के टाइम कॉन्स्टिपेशन से और उससे अपान वायु घूमते रहती है। लोग कहते हैं माइग्रेन हो गया, अरे माइग्रेन कुछ भी नहीं है भाई। माइग्रेन अपान वायु का, नीचे की वायु ऊपर जाती है। जब सिर पे गैस चढ़ती है तो लोगों को पता लगता है, इतना बताते हैं पेशेंट गैस चढ़ती है जी। अरे भाई वो गैस क्यों चढ़ती है, खाना खाते वक्त ध्यान रख ले, 3 हिस्से पेट भर ले, 1 हिस्सा खाली छोड़ दे, और ऐसा खाना खा ले जिससे गैस बने ही ना, या गैस बने तो ऐसी चीज़ खा भी गैस निकल जाए। अब गैस को जब नीचे निकलना है उसको ऊपर से निकालोगे तो कांड करेगी। बिल्कुल। एक लेमैन की बात है कि भाई आप चीज़ों को, जब आम आदमी इन चीज़ों को समझेगा ना तो उसको ये बात समझ आ जाएगी कि मेरे को क्या करना है। और ये आज के टाइम ना घर घर में जा करके लोगों को आयुर्वेद का प्रचार मिलना चाहिए, पता लगे भी आयुर्वेदिक से सब ठीक हो सकता है। आयुर्वेदिक को मतलब इतना अच्छा है आयुर्वेदिक कि आप अपने घर से ठीक होते चले जाओगे। नहीं, वो तो आपने जैसे इतनी सारी चीज़ें बताई, मुझे लगता है कि ये जो डिजिटल एरा है ना, इसमें नॉलेज पहुंचाना भी आसान है आज की डेट में। बिल्कुल, जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें
पता ही है, लोग सुनेंगे, मुझे 100% विश्वास है कि ये तो कहीं ना कहीं लोग वो करना मेरे पास करेंगे। जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं वो भी मेरे पास 20-25 मिनट आधा घंटा मेरे से छोटी छोटी बातें पूछते हैं जो उनको पता ही नहीं होती, बड़े परेशान है वो। तब मुझे मालूम पड़ता है कि भाई कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पर लोगों को समझाया जाए कि छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अपने खाने में हींग यूज़ कीजिए, लहसुन यूज़ कीजिए, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है। आपकी मेन बात आ गई अग्नि, अग्नि ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी आप देखोगे कई लोग इतना कुछ हजम कर जाते हैं, कई लोग शादी में जाते हैं इतनी प्लेट भर लेते हैं, सब खा जाते हैं, सब हजम हो जाता है। वो कारण ये है कि उनकी अग्नि अच्छी है। अब हर आदमी को पता लग जाएगा कि मेरी अग्नि अच्छी नहीं तो मैं अपनी अग्नि पे काम करूं, थोड़ा सा व्यायाम करूं, थोड़ा सा अपना खाने का ध्यान रखूं, टाइम टेबल पे खाना खाऊं, और पानी जो है खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीऊं। अग्नि का विनाश करने वाले कुछ फैक्टर हैं। पानी खाने के साथ थोड़ा थोड़ा पी लीजिए, लेकिन खाना ख़त्म होते ही लोग 1 लोटा भर के पानी का कई लोग पी जाते हैं। तो वो खाना जो है ना वो वही काम करती है, हवन कुंड में आपने आग डाल दी, अच्छा, आग में आपने फिर पानी डाल दिया, तो वो पानी डालने के बाद तो आग बुझ गई, अग्नि खत्म हो जाती है। खाने के बाद पानी, खाने की कम से कम 30-40 मिनट या 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। पचेगा नहीं तो फिर हाँ, और पानी अच्छा पीना चाहिए, मतलब पूरे दिन में आपको अच्छा पानी पीना चाहिए। पानी नहीं जाएगा तो आपका यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगी, आपका स्वेद फॉर्मेशन नहीं होगा, वो भी अपनी जगह ज़रूरी है मेटाबॉलिक सिस्टम को सेट रखने के लिए। पानी पीना अच्छा है, और पानी भी कोशिश कीजिए कि चिल्ड पानी मत पीजिए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बताएं। एक बहुत अच्छा था, जय धन्वंतरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत बहुत इंसाइटफुल था ये। एंड लोग मुझे लगता है आपसे इसके बाद सुनेंगे भी, कंसल्टेशन भी लेंगे इसी चीज़ के लिए। मुझे लगता है ये नॉलेज पहुँचाना इसलिए बहुत ज़रूरी था। थैंक यू थैंक यू सो मच। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट से आपको होप तो मिली होगी कि ये कितनी ज़बरदस्त साइंस है। हमारे चैनल पे अब हर हफ्ते पॉडकास्ट आते रहेंगे, तो ऐसे ही होलिस्टिक हेल्थ से रिलेटेड पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं जानता हूँ कि पॉडकास्ट आप सारे देखते हैं, लेकिन आप में से सिर्फ 30% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, और इसीलिए मेरा उन 70% से निवेदन है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी अगले हफ्ते, तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।